तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना डीएसबीडीए का यूनिट नंबर 3, बिग डेटा प्रोसेसिंग। इससे पहले हमने कई दिनों पहले हमने प्रैक्टिकल कवर किए थे, उसी के साथ मैंने एक यूनिट कवर कर दिया था, उसका नाम था यूनिट नंबर अपना 6 था। उसको सोशल मीडिया एनालिटिक्स, उसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने लेने का ट्राई किया है। अभी जो यूनिट नंबर 3, 4, 5 जो बचे हैं, हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसे कवर कर लेंगे। अभी देखो, मैं कुछ बेसिक प्लान आपको बता देता हूँ कि आपकी जो एग्जाम है वो कब है। आपकी जो एग्जाम है वो है 26 तारीख को। 26 मई से आपकी एग्जाम है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो मेन टारगेट है कि हम जो अपना वैड है उसको एक यूनिट तो डाल चुके हैं अभी। हाँ, कल आपका दूसरा यूनिट आएगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि वैड का बैकएंड टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने लिया है, तो वो वीडियो आने में टाइम लगता है। नेक्स्ट है अपना डीएसबीडीए का पूरा मैं कवर कर लूंगा। एक यूनिट हो चुका है, अभी 3 यूनिट हमारे बाकी है डीएसबीडीए के। तो वो भी हम आने वाले 3 दिनों के अंदर उसे कंप्लीट करेंगे। वैड और अपना डीएसबीडीए एक ही साथ हम खत्म करेंगे, कि ट्राई करेंगे कि इन दोनों सब्जेक्ट को हम 20 तारीख के पहले ही पूरा खत्म कर डालें, हो जाएंगे 20 तारीख के पहले। और अपना जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट बचा है वो है अपना सीएनएस। तो इस सीएनए के साथ मैं ट्राई करूंगा कि अपना सभी यूनिट कवर हो जाए। सीएनएस के आपके सभी यूनिट कवर हो जाए, यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी यूनिट प्रॉपर वे से हम कवर करेंगे। और उसी के साथ मैं ट्राई करूंगा कि एक चैप्टर भी हो गया ना सीसी का, एक या दो चैप्टर लेने का ट्राई करते चलो। हम सीसी का ट्राई करेंगे कि 2 चैप्टर लेंगे, और 2 चैप्टर हम पेपर से जस्ट पहले लेंगे, क्योंकि उधर 2 दिन की छुट्टी है, 2-3 दिन की। तो हम उसे प्रॉपरली वहां कवर कर सकते हैं। पर अभी जो हमारा टारगेट है कि वैड और डीएसबीडी और सीएनएस, इन तीनों को हमें एग्जाम से पहले मतलब 24 तारीख तक पूरा हमें खत्म कर डालना है। 25 तारीख आपको रिवीजन को मिलेगी और 26 तारीख से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। आगे समझ में? तो आज के वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 3 डीएसबीडी का बिग डेटा प्रोसेसिंग को समझेंगे। इससे पहले हमने कई सारे न्यूमेरिकल टॉपिक्स लिए थे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 के अंदर। पर अभी हम यूनिट नंबर 3 से पूरे स्क्रैच से, थ्योरी से पढ़ने वाले। जो भी वन बाय वन टॉपिक है वो एक ही शॉर्ट के अंदर पूरा आपका चैप्टर खत्म होगा। तो अभी इसके लिए टाइम कितना लगेगा ये मुझे पता नहीं, पर देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम कुछ पीवाई क्यू हमने इंक्लूड किए हर एक क्वेश्चन नंबर और 1 और 2 की, क्योंकि यूनिट 3 है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका फिक्स रहता है कि उसी के अंदर की यूनिट 3 में से ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर क्वेश्चन दिखेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया है हमने। और कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है पर मैंने डाला नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, उसके ऊपर भी हम ट्राई करेंगे कि नया वीडियो कोई लाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स, इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज। तो इसके बारे में हम प्रॉपर वे से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिग डेटा इकोसिस्टम क्या है। क्या है बिग डेटा इकोसिस्टम कैसे काम करता है? तो बिग डेटा इकोसिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स। क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ टूल्स, framework and technologies that help in collecting, storing, processing and analyzing the large volume data। जो भी आपका लार्ज वॉल्यूम डेटा है उसके लिए, जो भी आपको एनालाइज करने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो भी टूल चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, उसी के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं कि बिग डेटा इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिससे हम क्या कर सकते हैं कि बिग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। उसके अंदर कई सारे टूल्स आ सकते हैं, आपके फ्रेमवर्क आ सकते हैं, टेक्नोलॉजीज आ सकती है, उसकी उनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं हम लार्ज डेटा को। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बिग डेटा इकोसिस्टम कहते हैं। ये इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें डिफरेंट टूल्स अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। ये इकोसिस्टम हमें क्या करता है कि डिफरेंट एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है कि हर एक अपना अपना अलग अलग रोल करता है। जैसे कि डेटा डेटा को कलेक्ट करना हो तो इंजेक्शन, स्टोर करना हो तो स्टोरेज, प्रोसेस करना हो तो प्रोसेसिंग, एनालाइज करना हो तो एनालिटिक्स और रिजल्ट दिखाना हो तो विजुलाइजेशन। ये सभी पार्ट आपके बिग डेटा के इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। अगर समझ में? तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनको कवर करने का ट्राई किया, पर पूरे सिलेबस को कवर किया है। आप जब वीडियो को देखोगे फर्स्ट फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, यही मैंने ध्यान दिया। तो क्या होता है अपना बिग डेटा इकोसिस्टम, उसका डायग्राम आप देख सकते हो कि जो भी आपके डेटा डेटा सोर्सेस कलेक्ट होते हैं। जैसे कि पहला आप देख सकते हो कि डेटा को कलेक्ट करना मतलब इंजेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि डेटा सोर्सेस कहाँ से आते हैं, ईआरपी, सीआरएम, ओएलएफ और एक्सेल फाइल शीट की जैसे आपका डेटा होता है, वो तो आप स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा मतलब आपकी सोशल मीडिया वीडियोस हो गए, जो अभी इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट डालते हो, अलग अलग आपकी पोस्ट शेयर होती है, वो सभी आपका डेटा क्या होगा? डेटा सोर्सेस के आएंगे। उसके बाद डेटा एक्विजिशन, इसके अंदर क्या होती है? ईटीएल लोड होती है। अभी हम समझेंगे ईटीएल क्या प्रोसेस है, इसको हम अच्छे से समझ लें। उसके अंदर कौन कौन से टूल आते हैं वो भी हम देखें। उसके बाद आपका आता है डेटा वेयर हाउस, मतलब डेटा स्टोरेज। तो डेटा वेयर हाउस के अंदर आपके बहुत सारे आपके अलग अलग मेथड आएंगे, जैसे कि हाडूप हो गया। आप देख सकते हो कि एच डी एफ बेस, कैसेंड्रा ऐसे डेटाबेस, एच बेस ऐसे डेटाबेस आएंगे, हायू बेस। उसके बाद बिग एनालिटिक्स एनालिसिस के बारे में समझेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन, टैबलो जैसे टूल्स, ये सभी का सिस्टम आपका बिग डेटा सिस्टम है। अभी डायग्राम को आप सिर्फ देखो, आगे हम उसकी लाइन टू लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है सबसे पहले आपका है डेटा सोर्सेस। दिस डेटा सोर्सेस के अंदर, दिस इज वेयर डेटा ऑर्गेनाइज, इट इंक्लूड स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा मतलब मैंने अभी बताया, ईआरपी, सीआरएम, एंटरप्राइज और कस्टमाइज सिस्टम। ओलैप मतलब क्या? ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। अगर आपने डीबीएमएस
उसके अंदर एडीबीएमएस के अंदर पढ़ा होगा, अगर पिछले सेमेस्टर में किसी ने भी इलेक्टिव के अंदर एडीबीएमएस लिया होगा तो उसको लैब के बारे में अच्छे से पता होगा। उसके बाद अपना है एक्सेल स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट के अंदर वो डेटा होता है एक्सेल का अपना। सभी आप ये सभी अपना क्या होगा कि जो अरेंजमेंट थोड़ा सा अरेंज हो डेटा, आप उसको क्या कहते हो कि लार्ज फॉर्म में डेटा, वो अपना होगा स्ट्रक्चर डेटा रिसोर्स। अनस्ट्रक्चर मतलब कैसा, जैसे कि मल्टीमीडिया हो गया, इमेजेस हो गए, ऑडियो हो गए, वीडियो हो गए, ब्लॉग्स, वर्डप्रेस और ब्लॉगर लॉग्स, वेब सर्वर लॉग्स, सिस्टम लॉग्स, सेंसर, आईओटी डिवाइसेस और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। इन सभी का आपका जो डेटा आप जो शेयर करते हैं ऑनलाइन, जो भी डेटा शेयर होता है वो अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। आगे समझ ये हो गया अपने डेटा रिसोर्सेस, रॉ डेटा फॉर्मेट एंड नीड टू प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। अब ये रॉ डेटा हो गया तो हमें इसे क्या करना है, आगे अगर उसे यूज करना है हमें तो उसे प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपना जो स्टेप है वो अपना है डेटा एक्विजिशन। इसके अंदर होता है अपना ईटीएल नाम की प्रोसेस आती है, एक्सट्रैक्ट ट्रांजिशन लोड नाम की एक मेथड है। दिस इज अ लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम सोर्सेस इनटू सिस्टम। क्या किया जाता है, आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसे ट्रांसफॉर्म करके एक सिस्टम के अंदर रखा जाता है। और ईटीएल टूल से वो क्या करता है, ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांजिशन लोड एक टूल से यूज टू एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म इनटू यूजेबल फॉर्मेट। आपका जो भी डेटा है उसमें से क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर जो डेटा सोर्सेज वहां में आपको क्या किया जाता है, आपका डेटा ट्रांसफॉर्म किया जाता है यूजेबल फॉर्मेट में। जो भी ट्रांसफॉर्म जो हम यूज कर सकते हैं उसके फॉर्म में आपको किया जाता है, डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एंड लोड इट इनटू इसके अंदर स्टोरेज के अंदर आपका लोड किया जाएगा। उसके अंदर कई सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि खूब ट्रांसफर डेटा बिटवीन हडूप एंड रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेसेस और हडूप के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कूप नाम का अपना एक टूल से, ईटीएल टूल से। जो दूसरा हो गया फ्लूम्स, कलेक्ट एग्रीगेट एंड ट्रांसफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ लॉग डेटा। कलेक्ट एग्रीगेट एंड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, जो डेटा को कलेक्ट करना, एग्रीगेट करना, जोड़ना, ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लॉग डेटा। लार्ज अमाउंट डेटा को क्या कलेक्ट करके एग्रीगेट करके हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किससे मदद से, फ्लूम एक टूल है उसकी मदद से हम यूज करते हैं। उसके बाद ये अपाची स्पार्क्स, ये सभी डेटा एग्जिस्टेंस टूल से आपने अपाची स्पार्क्स हो गया, फ्लूम हो गया, स्कूप हो गया। ऑल्सो यूज फॉर डेटा एक्विजिशन फॉर रियल टाइम स्ट्रीमिंग एंड बैच प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सभी आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन कौन से ईटीएल टूल से जो डेटा एक्विजिशन के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपना डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज को क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबल स्टोरेज सिस्टम है। दिस लेयर स्टोर द ह्यूज वैल्यूम ऑफ प्रोसेस डेटा। बहुत ज्यादा डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो उसके अंदर एक नई कंसेप्ट आती है, वो अपनी डेटा वेयर हाउस। आपने पढ़ा भी होगा डेटा वेयर हाउस क्या होता है, सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर स्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चर डेटा। क्या होता है, सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जो स्ट्रक्चर डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके अंदर आप देख सकते हैं एचडीएफएस मतलब क्या, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, स्टोर द लार्ज फाइल अक्रॉस द मल्टीपल मशीन। दूसरा एक है अपना हडूप, उसके अंदर आता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए, स्टोर लार्ज फाइल अक्रॉस मल्टीपल मल्टीपल मशीन के अक्रॉस जो भी लार्ज फाइल उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, अपना हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम करता है। कैसेंड्रा नो एसक्यूएल डेटाबेस ये डिजाइन बाय स्केलेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। और ये नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर भी आपका डेटा स्टोरेज किया जाता है। एचबेस मतलब ये नॉन रिलेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है built on HDFS, and this storage system provide both structure and unstructured data storage। तो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और ये नॉन रिलेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड हुआ है किसके ऊपर, एचडीएफएस के ऊपर। तो ये सभी आपके डेटा स्टोरेज के अंदर आते हैं। अभी मैं इसको समझाने की भी जरूरत नहीं, इतने ही लाइन के अंदर ही आप समझ सकते हो, आगे समझ लो। नेक्स्ट है अपना डेटा एनालिसिस, प्रोसेसिंग एंड क्वेरी लेयर होता है अपना। दिस लेयर वेयर एक्चुअली इनसाइट आर जनरेटेड थ्रू द डेटा प्रोसेसिंग एंड क्वेरी टूल्स। तो क्वेरी टूल से या प्रोसेसिंग करके हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को प्रॉपर्ली एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि हाइव आपने अगर पढ़ा होगा, हाई क्यूएल का प्रैक्टिकल आपको था, हम उसके ऊपर क्या कर रहे थे कि एसक्यूएल लाइक क्वेरी को परफॉर्म करते थे टू हाडूप के ऊपर। आप सभी को पता है हाइव, उसे स्पार्क क्या है, फास्ट जनरल पर्पज क्लस्टर कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर बिग डेटा। क्या होता है, फास्ट जनरल पर्पज क्लस्टर कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर बिग डेटा। और क्लाउडिनेरा इम्प्ला रियल टाइम क्वेरी इंजन है अपना। दिस टूल परफॉर्म डेटा माइनिंग, फिल्टरिंग और एग्रीगेशन एंड पैटर्न डिटेक्शन। तो ये सभी आपकी प्रोसेसिंग की जाएंगी, उसके ऊपर क्वेरी परफॉर्म की जाएगी और अपने डेटा का एनालिसिस किया जाएगा। आगे समझ में। अभी लास्ट जो अपना है वो है अपना रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। दिस इज अ फाइनल स्टेप वेयर प्रेजेंटेड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, डैशबोर्ड के फॉर्म में। अगर आपने टैबलू का प्रैक्टिकल किया होगा मेरे वीडियो से, तो डैशबोर्ड आपने देखा होगा कैसे डैशबोर्ड को बनाते हैं हम, कैसे डेटा सेट को लोड करके हमें जो पाए, जो फील्ड के अनुसार हम उस डैशबोर्ड पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और चार्ट्स ग्राफ के फॉर्म में आपको एनालिसिस मिल सकता है लास्ट में। और टूल्स लाइक टैबलू एंड बीआई प्लेटफॉर्म्स टू विजुअलाइज पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड समराइज। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम तो उस डेटा को, डेटा सोर्सेस को पहले कलेक्ट करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, अनस्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। डेटा एक्विजिशन, उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म करेगा यूजेबल फॉर्मेट में और उसे लोड कर देगा। लोड करने के बाद हमें क्या करने की, डेटा स्टोरेज नाम आता है, वो डेटा स्टोरेज के अंदर क्या करेगा, अपना जो भी डेटा आया है उसे स्टोर कर लेगा। जैसे कि एचडीएफएस के अंदर, कैसेंड्रा के अंदर, एचबीएस के अंदर, डेटा वेयर हाउस के अंदर वो डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब उसके अरेंज करके रखते हैं कि प्रोसेसिंग करके क्वेरी परफॉर्म करके हम क्या करते हैं, उसमें से डेटा को देखते हैं कि अपना डेटा एक्सेस हो रहा है कि नहीं। प्रोसेसिंग करते हैं, जो नेसेसरी उसको रखते हैं, जो नहीं है नेसेसरी उसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये होने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में टेबल विजुअलाइजेशन से हम क्या करते हैं,
कि टेबल विजुअलाइजेशन से, डैशबोर्ड से हम और ग्राफ से हम एनालिसिस करते हैं कि प्रॉपर एनालिसिस उसके द्वारा होता है, विजुलाइज होता है, रिपोर्ट आपको एक जनरेट मिलता है कि कहाँ है या नहीं। अगर आपने इससे पहले भी हमने किसी किया था एडल्ट डेटा सेट के बारे में एक वीडियो के अंदर समझा था, उसके बाद अंदर भी आप देखो कि हमने रेस के अनुसार, आप देख सकते हो कि उधर कलर के अनुसार हमने और एज के अनुसार अपने ऑक्यूपेशन के अनुसार कैसे हमने उस डेटा को एनालिसिस किया था। ये फील्ड्स अगर आपको याद आ रही तो आ गया समझ में। तो ये हो गया अपना पूरा पहला जो पार्ट था कि व्हाट इज अ, क्या था पहला पार्ट, आप देख सकते हो इसके अंदर एक्सप्लेन द बिग डेटा इकोसिस्टम विद सुटेबल डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको निकालनी है, 7 मार्क के लिए आता है, तो उसी को आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है। और पहला टॉपिक वही था अपना इकोसिस्टम और क्या है, बिग डेटा इकोसिस्टम के बारे में आपको पूछा गया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू गूगल फाइल सिस्टम। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको ना एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 मार्क के लिए इधर आया, देखो एडवांटेज ऑफ। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है गूगल फाइल सिस्टम के बारे में, मैंने पूरी डायग्राम उसकी लाई है। अभी हम समझते हैं कि गूगल फाइल सिस्टम क्या है। तो गूगल फाइल सिस्टम मतलब जीपीएस एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है गूगल के लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए। क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया है, गूगल के लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और ये सिस्टम हैंडल करता है बिलियंस ऑफ फाइल्स और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को अक्रॉस मल्टीपल मशीन। अक्रॉस मल्टीपल मशीन आप देख सकते हैं कि बिलियंस ऑफ फाइल्स और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है अक्रॉस द मल्टीपल मशीन। तो जी क्या है जीएफएस, गूगल फाइल सिस्टम से एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो स्पेशली डिजाइन किया गया था गूगल ने लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ये सिस्टम हैंडल करता है कि बिलियंस ऑफ फाइल्स और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, मतलब क्या करता है, बहुत लार्ज डेटा मतलब बिलियन फाइल्स और पेटाबाइट्स डेटा को हैंडल करने के लिए अक्रॉस मल्टीपल मशीन के लिए वो अपना जो एक गूगल जीएफएस आया था वो था एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो गूगल ने स्पेशली लॉन्च किया था किसके लिए, लार्ज गूगल ने लॉन्च किया था लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए। आगे समझ में, तो कैसे होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आप समझो एक ऐप है, अभी मैं पूरा आपको एक एक लाइन करके समझाता हूँ। इस डायग्राम को आप बहुत प्रॉपर्ली देखो, आपको इधर क्या देखने को मिल रहा है, ऐप मिल रहा है, डायरेक्ट एक्सेस टू द चंक। ये चंक क्या है वो अभी हम समझते हैं, चंक सर्वर क्या है, फाइल चंक 1, फाइल चंक 2, फाइल चंक 2, ऐसा आप देख सकते हो कि अलग अलग आपको फाइल 1 चंक 1, फाइल 2 चंक 2 आपको ऐसे दिख रहा है, और इधर आपके चंक सर्वर है और इधर अभी इस डायग्राम को आप अच्छे से देखो, आगे जब एक्सप्लेन करूंगा तो हर एक टॉपिक को मैं पीछे आकर फिर से समझाऊंगा। अभी पहले जो पार्ट है हम एप्लीकेशन उसको समझते हैं, क्या है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये यूजर या क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है जो डेटा को एक्सेस करता है। क्या है, एक क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, डेटा को एक्सेस करने का काम आपका ऐप करता है। इधर जो भी आपका ऐप कर रहा है वो क्या कर रहा है, डेटा को एक्सेस करने का काम कर रहा है। आगे समझ में। अभी देखो ये एक अभी नेक्स्ट पार्ट है अपना मास्टर, अपना जो इधर दिख रहा है ना, ये मास्टर। और ये क्या काम करता है अभी पता चला है, डेटा को एक्सेस करने का काम ऐप करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा का एक्सेस करने का काम करता है। और मास्टर का एक मेन कंट्रोलर है जो बताता है कि फाइल का कौन सा चंक सर फाइल कौन से चंक सर्वर में है, कि अपनी फाइल कौन से चंक सर्वर में, ये कौन बताता है, अपना मास्टर बताता है। और सिर्फ मेटा डेटा स्टोर करता है फाइल नेम चंक लोकेशन को। मतलब ये जो मास्टर है वो आपको बताता है कि किस चंक सर्वर में आपकी फाइल से, चंक सर्वर 1 में है, चंक सर्वर इस चंक सर्वर में है, या इस चंक सर्वर में, मतलब तीनों में से कौन से चंक सर्वर में वो इसका डेटा किसके पास होता है, अपने मास्टर के पास होता है। मतलब ये मेटा डेटा को स्टोर करता है, फाइल का नाम और फाइल का लोकेशन कहाँ है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, अपना मास्टर्स करता है। नेक्स्ट है अपना शैडो मास्टर। बैकअप मास्टर फेलोवर के लिए होता है इन केस मेन मास्टर डाउन हो जाए। अगर इन केस मेन मास्टर अगर डाउन हो गया तो उसका बैकअप कौन है, अपना शैडो मास्टर। इधर दिख रहा होगा आपको, ये होगा अपना शैडो मास्टर। नेक्स्ट हम समझते हैं कि चंक सर्वर, ये रियल डेटा चंक स्टोर करते हैं, फाइल का टुकड़ा। अभी चंक सर्वर क्या करते हैं कि रियल डेटा को चंक स्टोर करते हैं, फाइल का टुकड़ा। चंक्स मतलब क्या, आपका एक फाइल का टुकड़ा होता है, और ये क्या करता है, चंक सर्वर है, आपने जो चंक सर्वर है उसको क्या करता है, रियल डेटा को चंक्स के फॉर्म में स्टोर करता है। चंक्स मतलब क्या, फाइल के छोटे छोटे टुकड़े आपने होंगे। हर चंक का मल्टीपल कॉपीज बना के अलग अलग सर्वर पे रखा जाता है फॉर रिडंडेंसी। हर चंक का क्या किया जाता है कि मल्टीपल कॉपीज बना दी जाती है और अलग अलग सर्वर पे रखी जाती है, क्योंकि आप मल्टीपल कॉपीज रखोगे तो एक्सेसिबिलिटी जल्दी हो जाएगी, और रिडंडेंसी रखी जाती है फॉर रिडंडेंसी, किसके लिए, रिडंडेंसी के लिए। और चंक्स फॉर एंड रिडंडेंसी, फाइल को चंक्स में तोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, अपनी जो भी फाइल से उसको क्या किया जाता है, चंक एंड रिडंडेंसी, उसको क्या किया जाता है, फाइल को चंक्स के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। कैसे तोड़ा जाता है, 1 2 3 4, तो ऐसे मान लो कि फाइल को चंक्स के फॉर्म में तोड़ा जाता है। अगर चंक 2 3 कॉपीज होता है तो डिफरेंट चंक सर्वर पे शो एज अ कलर बॉक्सेस। अगर हर चंक का 2 3 कॉपीज होता है डिफरेंट चंक सर्वर पे, हर एक चंक डिफरेंट चंक सर्वर होता है, उसकी हर एक फाइल की आपकी 2 3 कॉपीज होती है, और डिफरेंट कलर के फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है। अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरा स्टिल अवेलेबल होता है। मतलब एक कॉपी क्यों रखी जाती है, अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरे के ऊपर तो अवेलेबल होनी चाहिए ना। आ गया समझ में।
और ऐप और क्लाइंट सर्वर मतलब मास्टर सिर्फ लोकेशन बताता है, आप क्या बताते हैं, मास्टर क्या करता है, सिर्फ लोकेशन बताता है, ऐप डायरेक्टली चंक सर्वर से डेटा रीड राइट करता है फास्ट परफॉर्मेंस के लिए। आगे समझ में? तो ये हो गया अपना पूरा चंक सर्वर क्या होता है। ऐप क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है, वो डेटा का एक्सेस करने का काम करता है। मास्टर क्या करता है कि वो अपनी फाइल कहाँ है उसकी लोकेशन और मेटा डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और शैडो मास्टर क्या करता है, शैडो मास्टर अपना ये काम करता है कि अगर मास्टर अगर फेल हो जाए तो शैडो मास्टर आपका क्या होता है, बैकअप के लिए होता है। अभी इस चंक सर्वर में क्या होता है कि चंक सर्वर में अलग अलग एक ही फाइल की 2-3 कॉपीज होती है। तो उसको क्या किया जाता है कि उस फाइल को हम क्या करते हैं, कॉपीज कैसे बनाते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हैं कि फाइल 1 चंक 2, एक ही कॉपी के आप देख सकते हैं कि फाइल के कितने चंक 1 भी है, चंक 2 है, मतलब क्या किया फाइल, एक ही फाइल को दो दो फाइल के अंदर कॉपी किया है, मतलब रिडंडेंसी बनाने के लिए। और क्या कर सकते हो आप उसे कि अलग फाइल को छोटे छोटे चंक के अंदर तोड़ा जाता है, जैसे कि फाइल 1 आप देखो, फाइल 1 चंक 1, फाइल 1 इधर भी है, इधर भी देखकर देखो आप चंक सर्वर दूसरे में भी है फाइल 1, इधर भी फाइल 1 है, इधर भी फाइल 1 है। तो आप देख सकते हैं ना कितनी बार फाइल 1 आया, 1 2 3 4 5, ये क्या है, रिडंडेंट है, आपने रिडंडेंट है। कलर कलर भी मैच होना चाहिए। आप रिडंडेंट कैसे हो गए, मतलब जिनका कलर भी मैच हो रहा है, जैसे 1 2 3 इनका कलर भी मैच हो रहा है। और फाइल वन और चंक वन इनको आप अभी देखोगे तो ये भी रिडंडेंट फॉर्म है, मतलब उनका भी कलर मैच हो रहा है। आगे समझ में? तो ये हो गया अपना पूरा गूगल फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, वो मैंने अभी आपको समझा दिया। वर्किंग ऑफ जेएफएस, हाउ इट्स वर्क, फाइल इज डिवाइडेड इनटू चंक स्मॉल पार्ट्स। फाइल को क्या किया जाता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब चंक्स के फॉर्म में। ईच चंक इज स्टोर इन डिफरेंट चंक सर्वर, जैसे कि अभी मैंने दिखाया कि ईच चंक्स क्या किया जाता है, डिफरेंट चंक सर्वर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, जैसे कि चंक 1 इधर भी है, मतलब वो रिडंडेंसी सेम कलर का आपको दिख रहा है। आगे समझ? द मास्टर नोज वेयर विच चंक्स इज स्टोर, मास्टर को सब पता होता है कि कहाँ कहाँ कौन सी फाइल कितनी बार स्टोर की गई है। आगे समझ में? नेक्स्ट है अपना क्लाइंट ऐप आस्क मास्टर फॉर चंक्स लोकेशन। तो क्लाइंट क्या किया जाता है कि जो ऐप है वो क्या करता है कि मास्टर से पूछता है कि इस चंक लोकेशन क्या है। क्लाइंट ऐप मतलब ऐप मतलब क्या होता है, क्लाइंट होता है, और उस क्लाइंट क्या करेगा, उस ऐप की मदद से उस मास्टर को पूछेगा कि कहाँ है चंक लोकेशन, बताओ मुझे, इस फाइल का चंक लोकेशन बताओ। द क्लाइंट डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम द चंक सर्वर टू रीड एंड राइट डेटा। अगर मुझे किसी फाइल में से रीड करना है, फाइल को राइट करना है डाटा को, तो हम डायरेक्टली उस मास्टर को पूछकर क्या कर सकते हैं, ऐप क्या करेगा, मास्टर से पूछेगा कहाँ ये फाइल लेकर आएगा, और क्या करेगा, उसे एक्सेस हम कर सकते हैं। ईच चंक हैज अ मल्टीपल कॉपीज ऑन डिफरेंट सर्वर, हर चंक की मल्टीपल कॉपीज होती है डिफरेंट सर्वर्स पे। अभी देखो चंक सर्वर 1 1 2, तो 1 1 की कॉपी आपको कितनी जगह दिखाई दे रही है, इधर देखो 1 2 3, 3 बार तो यही फाइल 1 अपनी ग्रीन वाली हो गई, हर एक चंक सर्वर पे उसकी कॉपी नजर आ रही है। आगे समझ में? और ईच चंक हैज अ मल्टीपल कॉपीज ऑन डिफरेंट सर्वर, हर एक सर्वर पे अपनी मल्टीपल कॉपीज उसकी होती है। आगे समझ में? और इट्स कॉल्ड रिडंडेंसी, इसी को हम रिडंडेंसी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रीन का आप देख सकते हो कि चंक सर्वर 1 पे भी था, 2 पे भी था और 3 पे भी था, और तीनों चंक सर्वर में एक कॉपीज थी, उसी को सेम कलर की थी, और फाइल नेम भी सेम था, पर चंक उसके अलग अलग थे। उसी को हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी, मतलब एक ही फाइल को मल्टीपल टाइम्स क्या किया, उसकी कॉपीज बनाकर रखी, सो दैट इफ वन फेल्स अदर कैन बी। एक चंक सर्वर अगर फेल हो गया तो दूसरे चंक सर्वर पे तो वो फाइल का एक्सेस रहेगा, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाकर क्या सकते हैं। एक सर्वर अगर फेल भी हो गया तो उसका लॉस कुछ नहीं होगा, दूसरे सर्वर पर वो अवेलेबल रहेगा। तो ये हो गया अपना गूगल फाइल सिस्टम। उसके एडवांटेज आप देख सकते हो कि फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा लॉस नहीं होता, अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो डेटा फिर भी सेफ रहता है, क्योंकि हर चंक की मल्टीपल कॉपीज होती है, रेप्लिकेशन। आगे समझ में? मतलब अगर कोई सर्वर फेल भी हो जाए तो उसका ऊपर का डेटा आपको लगेगा चला गया, नहीं, तो उसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट की होती है, तो एक सर्वर फेल भी हो जाए तो आप दूसरे सर्वर पर उसको हैंडल कर सकते हैं। आगे समझ में? दूसरे सर्वर पर आपको वो फाइल मिल सकती है, और उसकी क्यों, क्योंकि उसके ऊपर रेप्लिकेशन उसका किया गया है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस, तेज काम करता है, जैसे कि क्लाइंट डायरेक्टली चंक सर्वर से डेटा लेता है। क्या करता है, हाई परफॉर्मेंस मतलब तेज काम होता है अपना, क्लाइंट डायरेक्टली क्या करता है, चंक सर्वर से बात करता है, और जो भी मास्टर सिर्फ लोकेशन बताता है कि इससे स्पीड फास्ट होती है। क्लाइंट अपने चंक सर्वर से बात करता है, पर मास्टर ये बताता है कि किस सर्वर में, तो किस सर्वर में अगर ये बता रहा है तो अपना काम फास्ट हो गया है ना, तो क्या होता है, उससे काम तेज होता है और हाई परफॉर्मेंस आपको दिखाई देता है। स्केलेबिलिटी, आसानी से ग्रो कर सकता है, क्या कर सकता है, आसानी से ग्रो कर सकता है। सिस्टम में नए सर्वर्स इजीली ऐड किए जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, सिस्टम में नए सर्वर ऐड किए जा सकते हैं और आसानी से ग्रो कर सकते हैं, तो उसी को स्केलेबिलिटी हम कहते हैं। इफिशिएंट फॉर लार्ज फाइल्स, बड़े फाइल्स के लिए बेस्ट है। जीपीएस स्पेशली डिजाइन किया गया है बड़े बड़े फाइल्स को हैंडल करने के लिए, जैसे कि वीडियोस, लॉग्स, बिग डॉक्यूमेंट, इनको हैंडल के लिए किसका यूज होता है, अपना जीपीएस का यूज होता है। ऑटोमेटिक रिकवरी, मतलब सिस्टम खुद ठीक हो जाता है, अगर कोई चंक या सर्वर डाउन हो जाए तो जीएफएस ऑटोमेटिक नया कॉपी बना देता है। अगर कोई सर्वर डाउन हो जाए तो उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पर शिफ्ट हो जाती है, उसके ऊपर कॉपी आ जाती है। आगे समझ में? ये हो गए उसके एडवांटेज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, कौन कौन से डिसएडवांटेज है। नॉट फॉर स्मॉल फाइल, स्मॉल फाइल के लिए इसका यूज नहीं होता, छोटे फाइल्स के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जीएफएस मेनली लार्ज फाइल्स के लिए बनाया गया है, स्मॉल फाइल्स पे यूज करना इनएफिशिएंट हो सकता है। आगे समझ में? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर किसी सिंगल मास्टर फेल्स हो गया है तो प्रॉब्लम है, मास्टर सर्वर अगर डाउन हो गया तो पूरी फाइल सिस्टम रुक जाती है। ऑल्दो शैडो मास्टर हेल्प करता है, पर शैडो मास्टर इतना भी रिकॉर्ड नहीं रखता कि वो मास्टर जैसा काम कर सके।
कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन बनाना और मैनेज करना टफ है जीएफएस के डिजाइन और वर्किंग कॉम्प्लेक्स नॉर्मल सिस्टम के कंपैरिजन में। तो जीएफएस का डिजाइन और वर्किंग कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल सिस्टम के कंपैरिजन में। जो भी आपको जीएफएस का डिजाइन आप देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आप देखोगे तो उसे मैनेज करना और उसे हैंडल करना आसान नहीं है, उसके अंदर कोई चेंज करना वो भी आसान नहीं है। आगे समझ में? हाई नेटवर्क यूजेज, ज्यादा नेटवर्क यूज करता है। चंक रिप्लिकेशन और मल्टीपल सर्वर कम्युनिकेशन की वजह से नेटवर्क लोड बढ़ जाता है। आगे समझ में? हाई नेटवर्क यूज करता है उसके अंदर, तो ज्यादा नेटवर्क यूज करता है क्योंकि चंक रिप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन सर्वर कम्युनिकेशन की वजह से नेटवर्क लोड बढ़ जाता है। आगे समझ, तो उसकी वजह से नेटवर्क भी उसके अंदर ज्यादा यूज होता है। इतने सारे एडवांटेज है, आप इधर इसे पढ़ भी सकते हो, कोई इसकी ज्यादा ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। आप एक बार पढ़ भी गए ना तो भी आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना हडूप आर्किटेक्चर। ये थोड़ा समझने जैसा है कि हडूप आर्किटेक्चर क्या है। तो हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो लार्ज डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। क्या है? हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो लार्ज डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए यूज होता है, स्पेशली जब डेटा बहुत ज्यादा बिग डेटा हो। हडूप का आर्किटेक्चर 4 मेजर स्क्वाड में डेटा हो। जब भी आपको लार्ज डेटा को मैनेज करना है, प्रोसेस करना है और उसे स्टोर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम एक ओपन सोर्स है फ्रेमवर्क, उसका नाम है हडूप, उस हडूप का यूज करते हैं। उस हडूप को मेनली 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है, उसका भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पार्ट आता है वो है अपना मैप रिड्यूस। क्या होता है उसको हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, मतलब आपका जो डेटा ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर स्टोर किया जाता है, तो उसे प्रोसेस करने के लिए आपके पास क्या आता है? मैप रिड्यूस। ये मैप रिड्यूस कैसे काम करता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। स्टोर करना है तो मल्टीपल फाइल्स को अगर स्टोर करना है अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स, तो उसके लिए अपना आता है एसडीएफएस नाम का। उसके बाद है यान। यान क्या करता है? एट अनदर रिसोर्स नेविगेटर, इसको हम बहुत निगोशिएटर, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हडूप कॉमन के अंदर क्या यूज किया जाता है? जावा लाइब्रेरी एंड जावास्क्रिप्ट। इसको आप सिर्फ देख लो स्ट्रक्चर को क्या है, जिसमें मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो क्या है हडूप आर्किटेक्चर? हडूप आर्किटेक्चर को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये सब मिलके बिग डेटा को इफिशिएंटली स्टोर और प्रोसेस करते हैं। अभी पढ़ के ही पता चल रहा है कि बिग डेटा को क्या करना है? स्टोर और प्रोसेस करने के लिए आपके पास कौन सा आ गया? हडूप आर्किटेक्चर आ गया। उसके 4 मेजर पार्ट है। कौन कौन से? एक है अपना एचडीएफएस। एचडीएफएस क्या है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। एक हडूप का सिंगल स्टोरेज सिस्टम है। एचडीएफएस क्या है? अपना हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये हडूप का स्टोरेज सिस्टम है। लार्ज फाइल को छोटे ब्लॉक में तोड़कर डिफरेंट कंप्यूटर डेटा नोड पे स्टोर करता है। क्या करता है? लार्ज फाइल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर क्या करता है? डिफरेंट कंप्यूटर्स पे स्टोर करता है। लार्ज फाइल को क्या करता है? तोड़कर डिफरेंट कंप्यूटर पे स्टोर किया जाता है। जैसे कि एक नोड होता है आपका, क्या होता है? मल्टीपल डेटा नोड्स पे स्टोर किया जाता है। तो इससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। इसी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। और एग्जाम्पल, अगर एक 1 GB फाइल है तो उसे 128 MB के ब्लॉक में तोड़ते हैं, मल्टीपल सर्वर पे स्टोर करते हैं। मतलब 1 GB की अगर फाइल है आपकी तो उसे 128 ऐसे में आपको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है और मल्टीपल सर्वर पे क्या किया जाता है? उसे स्टोर किया जाता है। आगे समझ में? इसी को आप क्या कहते हो? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज कहते हो। आगे समझ में? हो गया अपना एचडीएफएस पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है अपना दूसरा पार्ट है अपना ये हडूप प्रोसेसिंग इंजन है। कौन सा? अपना मैप रिड्यूस। ये क्या है? हडूप प्रोसेसिंग का इंजन है। डेटा को पैरेलल प्रोसेस करता है अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। क्या करता है? डेटा को पैरेलल प्रोसेस करता है। कैसे करता है अभी आपको मैं समझाता हूँ। अक्रॉस मल्टीपल नोड्स क्या किया जाता है? मल्टीपल नोड्स अपने जो फाइल से ऐसे की डिवाइड की जाती है ना, एक 1 GB की फाइल से एचडीएफएस के अंदर उसे डिवाइड किया जाता है। एक 128 MB के फॉर्म में 1 GB को क्या किया जाता है? 128 के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है कि आपकी जो डेटा है उसको प्रोसेस किया जाता है। किसके थ्रू से? मैप प्रोड्यूस के थ्रू। अभी कैसे होगा आप देखो, 2 स्टेप में होता है। पहला है अपना मैप, डेटा को की वैल्यू पेयर में तोड़ता है। अपना जो डेटा है उसे क्या करता है? की वैल्यू के फॉर्म में तोड़ता है। अभी जो मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा मैप प्रोड्यूस, तो और अच्छे से आपको समझेगा। जो अकाउंट एग्जांपल वो है उसी को मैं बहुत अच्छे से लिया है। क्या किया? मैप डेटा को की वैल्यू पेयर में तोड़ता है। क्या किया जाता है? डेटा को अपने की और वैल्यू के फॉर्म में तोड़ा जाता है। और रिड्यूस सिमिलर कीज को कंबाइन करके रिड्यूस क्या किया जाता है? रिड्यूस मतलब क्या? सिमिलर की वाले जो है उनको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट बनाता है। जैसे कि एक एक वन वन किसी के की है और उसकी वैल्यू का सेम है, तो उसको क्या किया जाता है? उस वो दोनों को क्या किया जाता है? उसकी वैल्यू बढ़ाकर 2 हमारी हो जाती है। अभी मैं जब आपको काउंट का एग्जांपल बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। यूज फास्ट डेटा प्रोसेसिंग, जैसे लॉग एनालिसिस और वर्ड काउंट के अंदर उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपना थर्ड नंबर का वही यान। यान क्या है? एट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। जब हडूप का रिसोर्स मैनेजर है, ये हडूप का क्या है? रिसोर्स मैनेजर है। जॉब शेड्यूलिंग करता है, कौन सा टास्क पहला चलेगा। सिस्टम के रिसोर्सेस रैम सीपीयू का ध्यान रखता है। क्या करता है? रैम और सीपीयू का ध्यान रखता है। और ये अपना रिसोर्स मैनेजर है, मतलब जॉब शेड्यूलिंग के लिए करता है। जैसे कौन सा टास्क पहले चलेगा,
ये आपको कौन डिसाइड करता है? आपका जॉब यान के अंदर जॉब जॉब शेड्यूलर होता है, वो डिसाइड करता है। और ये अपना क्या है, रिसोर्स मैनेजर है। मतलब रिसोर्स मतलब क्या कि रैम सीपीयू का ध्यान रखता है। और वर्क्स मतलब जॉब को असाइन करता है अवेलेबल मशीन पे। अगर अवेलेबल मशीन पे कोई जॉब अगर असाइन करनी है तो उसका काम कौन करता है? अपना यान करता है। और हडूप कौन मतलब क्या, इसमें जावा लाइब्रेरीज और टूल्स होती है जो हडूप के कंपोनेंट को सपोर्ट करती है। अभी आपने हडूप का अगर इंस्टॉलेशन देखा होगा प्रॉपर्ली, तो उसके अंदर हमें जावा का ही वर्जन चाहिए था कि वो जावा की लाइब्रेरीज होती है, वो क्या करती है, सपोर्ट करती है जावा के कंपोनेंट, हडूप के कंपोनेंट। एक शेयर यूटिलिटी लेयर सबके लिए, ये क्या है, एक शेयर यूटिलिटी लेयर है, ये सबके लिए। आगे समझ में? ये हो गया अपना उसके चारों पार्ट, उसका आर्किटेक्चर मैंने पूरा आपको समझा दिया। अभी नेक्स्ट जो है अपना कि कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे कि हडूप क्या काम करता है, कंपोनेंट का काम क्या है। एचडीएफएस का काम यही कि डेटा को तोड़ के अलग अलग सर्वर पे स्टोर करता है। क्या किया जाता है, जैसे कि 1 GB की अगर डेटा फाइल है तो उसको तोड़कर क्या किया जाता है, 128 इस फॉर्म में आपको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है उसके। और मैप रिड्यूस क्या करता है, डेटा को फास्ट प्रोसेस करता है। क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करना मतलब क्या, उस डेटा को की और वैल्यूज के फॉर्म में, की और वैल्यू के फॉर्म में तोड़ता है। और उसकी जितनी भी कॉमन कीज है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस के अंदर रिड्यूस किया जाता है। और यान मतलब क्या, जॉब शेड्यूलिंग है, क्या करता है, वो जॉब को आसान कर देता है। और रिसोर्स मैनेज करता है, जैसे कि सीपीयू मेमोरी के बारे में वो इंफॉर्मेशन रखता है, उसको मैनेज करने का काम किसके पास है? यान मतलब एड टू अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। हडूप कॉमन जो भी जावा लाइब्रेरीज होती है उनको, टूल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है हडूप, जावा लाइब्रेरीज और टूल्स प्रोवाइड करती है किसके लिए? हडूप के लिए। आगे समझ में? तो ये हो गया अपना पूरा जो चार कंपोनेंट का काम है वो भी मैंने इधर समझा दिया। एक्स्ट्रा कंपोनेंट कौन कौन से उसके अंदर, इसको भी तो मैं अभी हर एक के अंदर फिर से लेने वाला हूँ, पर अभी इधर ही डिस्कस कर लेते कि जॉब ट्रैकर मास्टर जॉब शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग करता है, मैप्रोड्यूस के लिए करता है। अभी बताया ना मैंने, जॉब शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग के लिए आपका मैप्रोड्यूस के लिए होता है। और एक टास्क ट्रेसर, एक स्लेव है, एक्चुअल टास्क को रन करने का काम इस डेटा नोड पे करने का काम किसका पास है? टास्क ट्रेसर का काम है, मतलब वो स्लेव नोड हो गया। और मास्टर नोड आपका कौन सा? एक जॉब ट्रैकर है, जॉब शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग करता है। कौन कौन से आता है स्टोरेज के अंदर? आप देखोगे तो कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से नोड होते हैं, एक नेम नोड और डेटा नोड। नेम नोड क्या करता है? मेटा डेटा को स्टोर करता है। और क्या करता है, डेटा नोड क्या है? स्टोर्स एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स। डेटा नोड क्या करता है कि एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स को स्टोर करता है। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग के अंदर दो आते हैं, एक है जॉब ट्रैकर, एक है टास्क ट्रैकर। जॉब ट्रैकर क्या करता है? शेड्यूल एंड मॉनिटरिंग जॉब, जॉब को शेड्यूल करना, उसको मॉनिटरिंग करने का काम किसका है? जॉब ट्रैकर है, और वो मास्टर नोड। और टास्क ट्रैकर क्या है कि वो एग्जीक्यूट करता है उस जॉब को। ये प्रोसेसिंग के अंदर आपने आते हैं, मतलब मैप्रोड्यूस के अंदर आपने आते हैं जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर। जॉब ट्रैकर क्या करता है कि शेड्यूल करना जॉब को और मॉनिटर करने का काम जॉब ट्रैकर का होता है। और टास्क ट्रैकर का काम क्या है कि उसे एग्जीक्यूट करना। और जो स्टोरेज होता है उसके अंदर आपके दो नोड आते हैं, एक होता है नेम नोड और एक होता है डेटा नोड। ये नेम नोड क्या करता है कि मेटा डेटा को स्टोर करता है। मेटा डेटा मतलब क्या? डेटा अबाउट डेटा, कि कौन सी फाइल कब एग्जीक्यूट हुई है, कब उसका क्या, कब आई है वो फाइल, वो सभी का डेटा किसके पास होता है? नेम नोड। तो अपना नेम नोड क्या होगा? मास्टर नोड होगा। और डेटा नोड क्या है कि स्टोर का एक्चुअल डेटा ब्लॉक। मतलब डेटा नोड क्या है, अभी जो बताया ना कि जो भी आपकी साइज आई हो, जिस फाइल की साइज आई उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर आपका डेटा नोड बनता है। आ गए समझ में? और अलग अलग सिस्टम पे स्टोर करता है। तो ये हो गया अपना पूरा आर्किटेक्चर। हमें समझ में? तो ये पूरा अपना आर्किटेक्चर है, हडूप का आर्किटेक्चर। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इतना सब कुछ लिख के आना है उसके अंदर। और नेक्स्ट है अपना जो डेली आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि एचडीएफएस का एक्सप्लेन करो, उसके बारे में ऐसा नहीं किया जाता कि हडूप का, जैसे हडूप का आर्किटेक्चर एक अलग क्वेश्चन हो गया, वैसे आपको नेक्स्ट मिल सकता है कि एचडीएफएस का आर्किटेक्चर, उसके एडवांटेजेस और उसके अंदर क्या क्या होता है उसे भी आपको बताना। तो अभी हम समझते हैं कि एचडीएफएस क्या है। जैसे एचडीएफएस मैंने अभी आपको समझा दिया था, और फिर से हम समझते हैं एचडीएफएस मतलब क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। एचडीएफएस मतलब क्या? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये हडूप का मेन स्टोरेज सिस्टम है। बिग स्मॉल ब्लॉक्स, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 128 उसका एक एक ब्लॉक होता है। जैसे कि 1 GB को 128 का एक ब्लॉक होता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग फाइल, उस फाइल को क्या करता है 128 के ब्लॉक में तोड़ के अलग अलग मशीन पे रख देता है, सर्वर पे रख देता है। हर ब्लॉक की मल्टीपल कॉपीज रेप्लिकेशन बनाता है फॉर सेफ्टी। हर ब्लॉक की क्या की जाती है कि मल्टीपल कॉपीज बना दी जाती है, किसके लिए? सेफ्टी के लिए। और वर्क्स ऑन मास्टर स्लेव मोड। और आपका ये जो भी है एचडीएफएस, वो भी आपका क्या है, मास्टर स्लेव नोड पे ही काम करता है। तो मास्टर मैंने अभी बताया कि कौन सा स्टोरेज के अंदर देखोगे तो एचडीएफएस के अंदर अपना पार्ट आता है। जो स्टोरेज मैंने इधर बताया, ये स्टोरेज मतलब क्या है, एचडीएफएस है, उसके अंदर मास्टर और स्लेव मोड चलता है। मास्टर ने मतलब अपना जो नेम नोड होता है, वो अपना मास्टर होता है, वो क्या करता है, मेटा डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि ब्लॉक क्या है, लोकेशन क्या है, फाइल नेम है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नेम नोड रखता है। और डेटा नोड क्या है? स्लेव सर्वर्स, एक्चुअल डेटा ब्लॉक को स्टोर करता है। क्या करता है डेटा नोड? स्लेव सर्वर से वो एक्चुअल डेटा ब्लॉक को क्या करता है, सर स्टोर करने का काम अपना स्लेव सर्वर करता है। और मास्टर सर्वर क्या करता है, मेटा डेटा को स्टोर करता है। और ब्लॉक लोकेशन फाइल नेम पे उसको क्या करता है,
ब्लॉक लोकेशन फाइल नेम पे वो क्या करता है, स्टोर करने का काम होता है। तो अभी आपको पता चल गया है कि नेम नोड क्या है। नेम नोड के अंदर क्या क्या आता है, आपका आता है मास्टर नोड। वो मास्टर सर्वर है, उस पे क्या हो जाता है, मेटा डेटा को स्टोर किया जाता है कि फाइल लोकेशन क्या है, कि फाइल का नेम क्या है, उसका जो ब्लॉक हमने तोड़ा था 1 GB का ब्लॉक, 128 का ब्लॉक, जो वो तो 121 का ब्लॉक कहाँ है, उसका कहाँ का कॉपी दी गई है। डेटा नोड मतलब क्या है, वो स्लेव सर्वर होता है, एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स को जो स्टोर करता है वो क्या होगा, अपना डेटा नोड। अभी नेम नोड ये बताता है कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, पर वो एक्चुअल में जो है, जो ब्लॉक है वो किसके अंडर आता है, आपका डेटा नोड के अंदर आता है। तो ये हो गया अपना एचडीएफएस का पार्ट। और आप और अच्छे से आप समझ सकते हो कि जो एचडीएफएस का आर्किटेक्चर है वो आपको 101% आपके पेपर में आ सकता है। तो यही आर्किटेक्चर आपको ड्रॉ करके आना है। क्या है, नेम नोड मतलब अपना ऐसा समझ सकते हो कि अपना मास्टर वाला जो पार्ट होता है, तो मास्टर वाला होगा। और एक अपना स्लेव नोड होती है। तो स्लेव नोड मतलब क्या, उसके अंदर डेटा नोड आता है, नोड मैनेजर आता है, मैप रिड्यूस उसके अंदर आता है, हर एक के अंदर मैप रिड्यूस होगा, डेटा नोड आता है, नोड मैनेजर, सभी के अंदर आप देखो मैप रिड्यूस स्लेव आपको दिखेंगे। और एक आपका होता है सीपीयू, जिसके पास होता है रिसोर्स मैनेजर, या यान आपका वह होता है। पर आपने जो फाइल से मान लो 1 GB की फाइल्स आई है अपनी लोकल सिस्टम पे, एक सिस्टम पे आई, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज क्या की जाती है, स्लेव के फॉर्म में सर्वर के ऊपर रख जाती है, और उसको क्या किया जाता है, ब्लॉक ब्लॉक के फॉर्म में तोड़ा जाता है। आगे समझ में, तो ये आपने अपना स्लेव नोड मतलब डेटा नोड होता है। और नेम नोड मतलब आपका जो मास्टर नोड होता है, आपका होगा डेटा नोड, और एक आता है आपका रिसोर्स मैनेजर। तो अभी हम और अच्छे से समझते हैं कि उस आर्किटेक्चर में क्या दिया गया था। तो मेन पार्ट से अपना मास्टर मास्टर नोड के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसकी नेम नोड मतलब क्या, फाइल सिस्टम का मास्टर हर फाइल ब्लॉक का रिकॉर्ड रखता है। नेम नोड क्या करता है, मेटा डेटा को रखता है, जैसे पता है कि फाइल का लोकेशन क्या है, ये नोड कहाँ स्टोर किया गया है, किस नोड पे किया गया है, उस आ गया समझ में, उसका लोकेशन सभी इधर स्टोर होते हैं। रिसोर्स मैनेजर मतलब क्या, जॉब शेड्यूलिंग और क्लस्टरिंग रिसोर्स मैनेज करता है। जैसे कि यान का पार्ट ही रिसोर्स मैनेजर, मैंने जैसे बता दिया, वो क्या करता है, जॉब शेड्यूलिंग करना और क्लस्टर को रिसोर्स रिसोर्स को मैनेज करता है। जैसे रिसोर्स मतलब कौन कौन से सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनको मैनेज करने के बाद किसके पास होता है, किसके पास होता है, आपके रिसोर्स मैनेजर के पास होता है। और सीपीयू एक भी काम करता है, वो मतलब क्या, अपना जॉब को शेड्यूल करता है। आप सभी को पता है, ओएस के अंदर आपने पढ़ा होगा। स्लेव मोड मतलब क्या, मल्टीपल मशीन, ये एक्चुअल डेटा और जॉब जॉब को हैंडल करता है। क्या करता है स्लेव नोड, एक्चुअल डेटा को हैंडल करता है, पर अपने जॉब को भी हैंडल करने का काम ये स्लेव नोड करता है। क्योंकि जो भी आप देख सकते हो कि आर्किटेक्चर के पास, तो आप देख सकते हो कि रिसोर्स मैनेजर से आप क्या कर रहे हैं, जॉब को आसान कर रहा है। जैसे कि स्लेव इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, ऐसे आपको क्या किया जाता है, जॉब को आसान किया जाता है। हर स्लेव मोड में होता है डेटा नोड, डेटा स्टोर करता है एचडीएफएस के पार्ट को। डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। एचडीएफएस का पार्ट होता है कि फाइल सिस्टम का एक पार्ट होता है, उसको क्या किया जाता है, तोड़कर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नोड मैनेजर मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जॉब एग्जीक्यूट करता है। यान का पार्ट है नोड मैनेजर। आप अभी आपको ये दिख रहा होगा ना, नोड मैनेजर, ये क्या है, किसका पार्ट है, यान का पार्ट है। आगे समझ में। और मैप रिड्यूस का टास्क ये है कि डेटा को प्रोसेस करता है। मैप रिड्यूस इंजन आप सभी को पता है क्या, कैसे काम करता है मैप रिड्यूस इंजन, अभी मैंने बताया ना, कि मैप मतलब क्या, कि आपकी जो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा तोड़ता है, उसके बाद वो क्या करता है कि आपकी जो कॉमन कीज है उसको कंबाइन कर लेता है, और क्या किया जाता है, कॉमन कीज कंबाइन कर एक ही फॉर्म में आपको रिड्यूस किया जाता है। आगे समझ में, ये हो गया अपना पूरा मास्टर ने और स्लेव ने। वर्किंग फ्लो आप देखोगे तो क्या किया जाता है, उस वर्किंग फ्लो आपको समझाता है कि जब भी एक फाइल हडूप में डाली जाती है, अगर ये कोई भी फाइल मान लो कि एक फाइल उसके अंदर हडूप के अंदर डाली गई, हडूप एक सिस्टम में, उस सिस्टम पे इंस्टॉल किया गया है, उसके अंदर एक फाइल डाली गई, उसके बाद क्या है, तो नेम नोड उस फाइल को स्मॉल ब्लॉक्स में तोड़ता है। तो क्या कहता है, नेम नोड अपना जो है वो क्या करता है, उसे स्मॉल ब्लॉक में तोड़ने का काम करता है, स्मॉल ब्लॉक में तोड़ता है। और ये ब्लॉक डेटा नोड पे जाके स्टोर करते हैं। जो भी आपने नेम नोड ने क्या किया, जैसे फाइल आई उसको तोड़ा है छोटे छोटे ब्लॉक पार्ट में, और तोड़ने के बाद तो क्या हो गया कि अपने डेटा नोड पे जाके स्टोर हो गए, और मल्टीपल कॉपीज उसकी क्या हो गई, क्रिएट हो गई फॉर सेफ्टी। क्योंकि अगर एक सर्वर क्रैश हो गया तो दूसरे सर्वर पर वो फाइल हमें मिल जाए। जब डेटा प्रोसेस करना होता है, क्या करना है, जब डेटा प्रोसेस करना होता है, रिसोर्स मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा जॉब कहाँ चलेगा। मतलब डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपका जो रिसोर्स मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि कौन सा जॉब कहाँ चलेगा। नोड मैनेजर उस जॉब को मैप रिड्यूस टास्क के थ्रू रन करते हैं। नोड मैनेजर क्या करता है, उस टास्क को मैप रिड्यूस के थ्रू क्या करता है, रन करने का काम करता है। रिजल्ट फाइनली कलेक्ट होके उन यूजर को मिलता है। अगर फाइनली उनका रिजल्ट कलेक्ट होके यूजर को दिया जाता है। आगे समझ में, तो ये हो गया अपना पूरा वर्किंग फ्लो, कैसे काम करता है कि मास्टर के अंदर जैसी फाइल आती है, तो फाइल आके नेम नोड क्या करता है, उसे तोड़ता है, और तोड़ने के बाद वो क्या होता है, स्लेव मतलब डेटा नोड के पास आते हैं। डेटा नोड क्या करता है, उसे स्टोर करने का काम करता है। स्टोर करने के बाद अपना नोड मैनेजर क्या करता है, नोड मैनेजर उसके ऊपर कौन सा जॉब एग्जीक्यूट करना है, वो काम अपना क्या करता है, मैप रिड्यूस के थ्रू क्या उसे प्रोसेस करना है, वो सभी अपना नोड मैनेजर के पास होता है। रिसोर्स मैनेजर से जो भी जॉब आसान किया होगा, नोड मैनेजर क्या करेगा, उसके ऊपर जो डेटा नोड आए हैं उसके ऊपर क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करनी है, वो नोड मैनेजर डिसाइड करता है, और मैप रिड्यूस के थ्रू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके फाइनली उन तीनों स्लेव नोड से एक एक्चुअल रिजल्ट हमें निकल के आता है। ये हो गया अपना पूरा एचडीएफएस काम कैसे करता है, वो भी मैंने समझा दिया। इधर आप पढ़ भी सकते हो कि नेम नोड क्या है, मेटा डेटा को स्टोर करता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
डेटा नोड मतलब क्या, एक्चुअल डेटा को ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर करता है। और रिसोर्स मैनेजर मतलब क्या, जॉब शेड्यूलिंग और रिसोर्स को हैंडल करता है अपना रिसोर्स मैनेजर। कैसे हैंडल करता है कि जैसे सीपीओ ने कौन सा जॉब दे दिया कि जाओ इस फाइल पे, मान लो कि यूजर ने इंटरेक्ट किया कि इस फाइल से मुझे ना ये फाइल चाहिए, तो ये फाइल आने के बाद क्या होगा कि रिसोर्स मैनेजर डायरेक्टली उस फाइल पे जाएगा, वो जो भी ब्लॉक उसके तोड़े गए थे उसको क्या करेगा, मिनिमम एक फॉर्म में लाएगा, उस फॉर्म में लाकर क्या करेगा, जो भी टुकड़े अलग अलग स्लेव मोड पे होंगे तो उनको कलेक्ट करके वो क्या करेगा, प्रोसेस करके आपकी जो फाइल है वो आपको दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है अपना नोड मैनेजर, लोकल नोड पे जॉब एग्जीक्यूट करने में हेल्प होती है। जो भी लोकल नोड है उस पर जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी नोड मैनेजर की जरूरत होती है। इसीलिए आप देखो हर एक पे नोड मैनेजर आपको देखने को मिलेगा। आगे समझ में। और मैप रिड्यूस क्या करता है, डेटा को प्रोसेसिंग करता है, जो भी डेटा है उसको प्रोसेसिंग करता है। अभी आपको ये बोर लग सकता है, पर ये सब्जेक्ट ही ऐसा है तो क्या करें मतलब आप इसे पढ़ाते चलोगे तो पूरा नोड नेम नोड इसी के फॉर्म में प्रोसेसिंग विजुअलाइजेशन यही वर्ड्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बिग डेटा ये पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है। आगे समझ में। तो मैंने तभी भी आपको बहुत ही इजी वे में इसके ऊपर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, मतलब एक बार भी आप पीपीटी पढ़ के चले गए तो आपका काम इधर बन जाएगा। हडूप कॉमन, जो नेक्स्ट अपना पार्ट था एचडीएफएस को हमने प्रॉपर्ली देख दिया। नेक्स्ट अपना आता है हडूप कॉमन क्या है। तो हडूप कॉमन एक सेट होता है जो बेसिक टूल्स और लाइब्रेरीज को जो हडूप के सभी कंपोनेंट को चलाने के लिए जरूरी है। हडूप के सभी कंपोनेंट को चलाने के लिए जरूरी है, वो कौन है, अपना हडूप कॉमन। अभी हडूप कॉमन के अंदर देख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में अगर समझो तो कि एक बेस या फाउंडेशन है हडूप इकोसिस्टम का। एक बेस है और फाउंडेशन है हडूप इकोसिस्टम में। इसमें जावा लाइब्रेरीज होती है जो एचडीएफएस मैप्रेड्यूस यार्न जैसी टूल्स को सपोर्ट करती है। जावा लाइब्रेरीज होती है क्या करती है, एचडीएफएस मैप्रेड्यूस यार्न जैसी टूल को सपोर्ट करती है। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और यूटिलिटीज भी यहाँ होती है। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और यूटिलिटीज भी यहाँ होती है। आगे समझिए। तो क्या होता है, हडूप कॉमन एक सेट होता है जिसमें बेसिक हुक्स और लाइब्रेरीज को का जो हडूप के सभी कंपोनेंट को चलाने के लिए जरूरी है। क्या होता है, बेसिक हुक्स, बेसिक टूल्स और लाइब्रेरीज का मतलब हार्डवेयर पे चलाने के लिए जो भी लाइब्रेरीज की जरूरत है, वो जावा लाइब्रेरीज की जरूरत है, वो सभी आपको क्या की जाएगी, इस सेट के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। क्या करेगा, वो एक सेट होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि फाउंडेशन हार्डवेयर का इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि जावा लाइब्रेरी होती है, जैसे कि जावा लाइब्रेरीज क्या करती है कि जो एचडीएफएस मैप्रेड्यूस यार्न जैसे टूल को सपोर्ट करती है। आगे समझ में इतना है, आपको समझना है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं। और कॉमन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यूटिलिटीज भी यहाँ होती है, फाइल का यूटिलाइजेशन करना, उसे कॉन्फ़िगर करना सभी आपके इधर होता है। आगे समझ। तो ये हो गया अपना पूरा हडूप कॉमन। नेक्स्ट है अपना हडूप शेल कमांड। इस शेल कमांड को आप डायरेक्टली अपने सिस्टम पर परफॉर्म करके आप फाइल को क्या कर सकते हो, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हडूप प्रोवाइड्स अ कमांड लाइन इंटरफेस कॉल्ड हडूप शेल टू इंटरेक्ट with its distributed file system HDFS and other component below are some commonly used Hadoop shell commands for various operation। तो अगर किसी का ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है आपके ऊपर, तो फाइल के ऊपर कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो हम डिफरेंट कमांड का यूज करते हैं। वो क्या होता है कि एक आपको शेल इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, उस शेल पे जो आप कमांड कहते हैं उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, शेल कमांड कहते हैं। तो वो शेल कमांड कौन कौन सी है, तो एक है अपना हडूप एफएस हाइपन एलएस। ये क्या करता है, अपना लिस्ट द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन एचडीएफएस। उस एचडीएफएस के अंदर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर जो भी फाइल्स है उसकी लिस्ट एंड वो डायरेक्टरीज कौन कौन सी उसको हमें लिस्ट देखने को मिलती है। जैसे एलएस करने पर आपके सिस्टम पे अगर इंस्टॉल होगा तो आपको देखने को मिल सकता है कि आप डायरेक्टली एलएस करके आप पता चल सकता है कि कौन कौन सी फाइल आपके, जैसे मान लो वो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे जाकर एलएस आपने किया टर्मिनल खोल के, तो एलएस के अंदर जो भी आपको देखने को मिले। जैसे हडूप के अगर अगर जाकर मुझे देखना है कि उस एचडीएफएस के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है, तो हम क्या यूज करते हैं उसके अंदर, हडूप वीएफएस हाइपन एलएस इस कमांड बैकर बैक स्लैश देकर हम आप उस एचडीएफएस के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है डायरेक्टरीज है उसको जान सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि Hadoop FS LS this list all files directories in the root of HDFS। उस HDFS के रूट के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो सभी फाइल्स आपको देखने को मिलेगी। और वैसे अगर मुझे कोई भी उस HDFS के अंदर कोई अगर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो क्या यूज करते हैं हम, जिस फाइल का नाम है HDFS FS हाइपन MKDR, उसका पाथ मुझे देना है। क्या करेंगे, HDFS FS हाइपन MKDR यूजर, मान लो यूजर Hadoop न्यू DIR क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम न्यू DIR इन इस पाथ के अंदर। तो न्यू उसके आगे तो जो भी दिख रहा है आपको वो क्या है, अपना पाथ है। आगे समझ में। सो Hadoop FS hyphen put local path HDFS path मतलब अपलोड फाइल्स फ्रॉम द लोकल फाइल सिस्टम टू HDFS। लोकल फाइल सिस्टम से अगर HDFS के ऊपर अगर फाइल अपलोड करनी है आपको तो क्या करते हैं हम, पुट कमांड का यूज करते हैं। आप देख सकते हो Hadoop FS hyphen put स्लैश लोकल स्लैश पाथ स्लैश HDFS स्लैश path। तो ये पूरा आप देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी के लैपटॉप में Hadoop इंस्टॉल है तो ये डायरेक्टली परफॉर्म भी कर सकता है। Hadoop FS hyphen get slash HDFS slash path slash local slash path डाउनलोड्स अ फाइल फ्रॉम HDFS टू लोकल सिस्टम। अगर किसी सिस्टम से अगर आपको क्या है, डाउनलोड फाइल फ्रॉम द HDFS से अपने लोकल सिस्टम पे फाइल को डाउनलोड करना है, हम किस कमांड का यूज करते हैं, इस कमांड का यूज करते हैं।
आप इधर देख सकते हो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको किस कमांड का, इस कमांड का यूज कर सकते हैं। डिलीट अ फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम द एचडीएफएस। अगर किसी फाइल को अगर डायरेक्ट आपको डिलीट करना है तो आप क्या यूज करोगे, hadoop एफएस -rm /path/to/file। आ गए समझ में? तो ये हो गया अपना पूरा hadoop शेल कमांड। इतनी कमांड आपको 5 कमांड मैक्सिमम लिखने और एक्सप्लेन करने को, एग्जांपल देने को बोल सकते हो। तो ये आपको लिखना है, आ गया समझ में? ये जो मैंने बता दिया है टेबल के फॉर्म में, उसी को आपको एक एक करके लिखना है। आ गया समझ में? तो ये हो गया अपना hadoop शेल कमांड। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फाइल राइट एंड रीड। इसके ऊपर आपको कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, तो इसको भी प्रॉपरली वैसे आपको स्टडी करना है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको स्टडी करना है। अभी देखो, एनाटॉमी ऑफ फाइल राइट्स इन एचडीएफएस। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राइट के बारे में समझते हैं, उसके बाद रीड के बारे में समझते हैं। एनाटॉमी ऑफ फाइल राइट इन एचडीएफएस, तो क्या क्या होते हैं उसके अंदर। एक होता है अपना क्लाइंट, जो यूजर या एप्लीकेशन जो एचडीएफएस के साथ इंटरेक्ट करता है। क्लाइंट क्या करता है कि एचडीएफएस के साथ जो यूजर है वो क्या करता है, जो यूजर है जो एचडीएफएस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे आप, क्लाइंट कहेंगे। नेम नोड मतलब क्या, मास्टर नोड जो फाइल मेटा डेटा मैनेज करता है, जैसे काम नाम ब्लॉक्स का है, ये सभी को पता है नेम नोड क्या काम करता है। डेटा नोड क्या करता है, डेटा स्टोर करने वाला स्लीव नोड। क्या है डेटा नोड, क्या है डेटा स्टोर करने वाला स्लीव नोड। ब्लॉक्स क्या है, एचडीएफएस फाइल्स 120 बाय डिफॉल्ट के ब्लॉक में तोड़ दिया जाता है। जैसे आप नेम नोड क्या करते हैं, नेम नोड को उस डेटा को 128 के साइज फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, और डेटा नोड क्या करता है, उसे स्टोर करने का काम करता है। ये सभी आपको पता है, मेरे पास कभी फिर से एक रिवाइज करने के लिए आपको बता दिया। और ये हो गया अपना फाइल राइटिंग एचडीएफएस का स्ट्रक्चर। अभी आप सिर्फ देख लो क्या हो रहा है, डेटा नोड डेटा नोड डेटा नोड आपको दिख रहे हैं, और फिर जाके क्या होगा कि एफएस डेटा आउटस्ट्रीम पे जा रहा है। उधर आप देखोगे एचडीएफएस क्लाइंट है, वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ओपन राइट 6 क्लोज। और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में वो क्या करता है, क्रिएट कंप्लीट नेम नोड पाइपलाइंस ऑफ डेटा। ये पूरा आप सिर्फ देख लो, एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे फिर से जाकर मैं आपको एक एक पार्ट का मीनिंग समझ। जैसे कि आप एक समझ सकते हो कि आपको डायरेक्टली आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा कि क्या है फाइल राइट्स क्या है। आपको ये आर्किटेक्चर उधर निकालना पड़ेगा। ये आर्किटेक्चर निकालने के साथ आपको पूरे स्टेप उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा कि एनाटॉमी आप क्या दिया था, एनाटॉमी ऑफ फाइल राइट्स इन एचडीएफएस के स्टेप्स लिखो। तो स्टेप्स को अगर लिखना है तो आपको जैसे मैंने टेबल के अंदर लिखा है, हाँ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन उसका दिया है, तो आप वैसे ही फॉर्म में आपको क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश के फॉर्म में पूरा लिखना होता है। तो क्या करेंगे, ओमन आपको सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन होगा अपना फाइल। एचडीएफएस क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम को ओपन करता है, जैसे न्यू फाइल क्रिएट करनी हो। एचडीएफएस क्लाइंट क्या कर रहा है, देखो एचडीएफएस क्लाइंट क्या कर रहा है, एचडीएफएस क्लाइंट कि पहले फाइल को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। क्या करता है, ओपन कर रहा है। एचडीएफएस क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम को ओपन करता है, जैसे न्यू फाइल उसे क्रिएट करनी हो तो क्या करता है, उसे ओपन करता है। और क्रिएट क्या करता है, स्टेप 2 अपना क्या होता है, क्रिएट होता है। ओपन करने का स्टेप 2 क्या होता है, डीएफएस नेम नोड को रिक्वेस्ट भेजता है कि फाइल बनाने के लिए नेम नोड को मेटा डेटा चेक करता है, जैसे कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करती नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसे ही आप ओपन डालोगे तो क्या करेगा, डीएफएस मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम क्या करती है, एक रिक्वेस्ट डालती है किसको, नेम नोड को एक रिक्वेस्ट भेजती है। नेम नोड रिक्वेस्ट भेजकर क्या किया जाता है कि ये चेक किया जाता है कि क्या ऐसी फाइल इसके अंदर प्रेजेंट है क्या नहीं। अगर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। आगे समझ में, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड का मीनिंग समझते हैं। क्रिएट होने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, राइट। ईएफएस डेटा आउटस्ट्रीम के थ्रू फाइल डेटा लिखना स्टार्ट होता है। अभी देखो डायग्राम जैसा चल रहा है ना, वैसे ही मैंने लिखा है इधर। क्या होता है, एचडीएफएस क्लाइंट के बाद 3 नंबर की आपकी स्टेप आती है कि एचडीएफएस क्लाइंट क्या करता है कि ईएफएस डेटा आउटस्ट्रीम के थ्रू क्या करता है, उस फाइल के अंदर जो क्रिएट की गई फाइल है उसके ऊपर क्या करता है, वो लिखने का, मतलब कुछ लिखना हो तो क्या करता है, लिखने का काम ईएफएस डेटा आउटस्ट्रीम के थ्रू होता है। आगे समझ में। उसके बाद है राइट पैकेट टू डेटा नोड्स। डेटा ब्लॉक्स को राइट किया जाता है पहले डेटा नोड्स में, फिर सेकेंड और थर्ड में। ये प्रोसेस को कहते हैं पाइप राइटिंग। डेटा ब्लॉक्स राइट किए जाते हैं पहले डेटा नोड्स में, फिर सेकंड और थर्ड में। पहले डेटा नोड में किया जाता है, फिर सेकंड और थर्ड में। यह एक प्रोसेस को कहते हैं पाइपलाइनिंग राइटिंग। इसी प्रोसेस को क्या किया जाता है, पाइपलाइनिंग राइटिंग। मतलब क्या किया जाता है, आप इधर समझ सकते हो कि फोर्थ वाली जो स्टेप है मतलब राइट ब्रैकेट, उसके अंदर क्या जाता है, अपनी जो कंसेप्ट है वो क्या है, पाइपलाइन राइटिंग। पहले तो क्या किया जाता है, इसके अंदर किया जाता है, और फिर क्या जाता है, सेकंड और थर्ड के अंदर वो राइट किया जाता है। एक डेटा ब्लॉक के अंदर राइट किया गया है, उसके बाद सेकंड और थर्ड के अंदर वो डेटा राइटिंग की प्रोसेस की जाती है। आगे समझो, राइट पैकेट के अंदर वो आती है, वो गई अपनी फोर्थ स्टेप। उसके बाद है अपना एक्नोलेजमेंट पैकेट, मतलब हर डेटा नोड राइट के बाद एक्नोलेजमेंट भेजता है वापस क्लाइंट को। क्या किया जाता है, एक्नोलेजमेंट भेजी जाती है। आप देख भी सकते हैं इधर राइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एफएस डेटा आउटस्ट्रीम के पास वो एक्नोलेजमेंट भेजी जा रही है कि इधर आपने डेटा को राइट किया है, तो एक एक्नोलेजमेंट उधर भेजी जाएगी। आगे समझ। नेक्स्ट है अपना क्लोज।
डेटा राइट होने के बाद एफएस डेटा आउटस्ट्रीम क्या करेगा, उसको क्लोज किया जाता है। और क्लोज करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लाइंट नेम नोड को बताता है कि फाइल राइटिंग कंप्लीट हो गई है। नेम नोड मेटा डेटा अपडेट करता है। आ गया समझ में? तो फिर क्या करता है, ये एक्नॉलेजमेंट जैसी जाएगी कि डेटा राइट होने के बाद, राइट होने के बाद आपकी क्या हो जाती है, क्लाइंट क्या करता है, उस फाइल को क्लोज करता है। क्या हो जाता है, आपकी आपकी फाइल क्लोज हो जाती है। और क्लाइंट क्या करता है, फिर से एक कंप्लीट नोटिफिकेशन, क्या रिक्वेस्ट भेजता है, क्या करता है, कंप्लीट कर देता है कि अभी हमारी फाइल राइट हो चुकी है और इस फाइल को क्या करो, अपने नेम नोटा या मेटा डेटा के अंदर उसे स्टोर कर लो, उसका फाइल पाथ और लोकेशन स्टोर कर लो। तो ये हो गया पूरी अपनी स्टेप्स, और उसी स्टेप का डायग्राम मैंने दिया है और ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। आगे समझ में? तो ये हो गया अपना पूरा फाइल राइटिंग एचडीएफएस। नेक्स्ट जो है अपना कि डायग्राम में कुछ आपको नजर आ रहे थे, जैसे क्लाइंट जेवीएम काम क्या करता है, जैसे आपको इधर दिख रहा होगा क्लाइंट क्लाइंट जेवीएम क्या है, एफएस डेटा आउटस्ट्रीम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर फाइल क्या है। इन सभी को मैंने इधर लिखा है, आप देख सकते हो कि क्लाइंट जेवीएम क्या है, जहां से क्लाइंट हडूप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। क्लाइंट जेवीएम क्या है कि जावा वर्चुअल, जेवीएम मतलब आप सभी को पता ही होगा ना, अगर जावा वर्चुअल मशीन आपको पता है ना, वो क्या करता है कि जहाँ क्लाइंट से हडूप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब जहाँ क्लाइंट हडूप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, वो जो इन्वायरमेंट होता है अपना, कौन सा इन्वायरमेंट मतलब है, क्लाइंट जावा वर्चुअल मशीन इन्वायरमेंट होता है। एफएस डेटा आउटस्ट्रीम क्या है, जहां स्ट्रीम जिसे डेटा लिखा जाता है एचडीएफएस में। ऐसी स्ट्रीम, अगर आपने स्ट्रीम के बारे में पढ़ा होगा जावा के अंदर, वो क्या करते हैं, राइट करने के लिए मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है। स्ट्रीम क्लासेस अगर आपने पढ़े होंगे, तो ऐसे ही एक डेटा, एक आउटस्ट्रीम क्लास होता है, वो क्या करता है, एफएस डेटा आउटस्ट्रीम होती है। वो क्या कहता है, जावा स्ट्रीम के जिससे जावा स्ट्रीम में एक उससे क्या हो जाता है, जिससे डेटा लिखा जाता है किसके अंदर, एचडीएफएस के अंदर। डेटा नोड पाइपलाइन, 3 डेटा नोड में एक 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 के बाद एक ब्लॉक राइट होने के सीक्वेंस। 3 डेटा नोड में एक के बाद एक ब्लॉक राइट होने का सीक्वेंस अपना क्या होता है, डेटा नोड पाइपलाइन के अंदर। एक्नॉलेज पैकेट मतलब क्या, कंफर्मेशन दैट राइट सक्सेसफुल था। एक एक्नॉलेजमेंट आपको सेंड की जाएगी, कि कंफर्मेशन किया जाएगी कि आपने जो भी राइट किया है वो सक्सेसफुल था, और उसके बाद क्लोज किया जाएगी। और फिर क्लाइंट क्या करेगा, नेम नोड को बताएगा कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसे स्टोर कर लो। तो ये हो गया अपने डायग्राम सिस्टम, इससे अगर पढ़ भी लोगे एक बार तो भी आपको याद हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये हो गया अपना पूरा। और एक मैंने ट्राई किया है कि छोटे से वर्ड में लिखने का, जब भी क्लाइंट एचडीएफएस में कोई फाइल राइट करता है तो सबसे पहले नेम नोड से परमिशन मांगनी पड़ेगी, हमने जैसे नेम नोड से रिक्वेस्ट की थी। फिर डेटा एफएस डेटा आउटस्ट्रीम के थ्रू पाइपलाइन में राइट किया होता है। अभी आपने समझा कि पाइपलाइन के अंदर उसे राइट किया जाता है, और डेटा नोड के अंदर है क्या है, वो सभी क्या है, आप देखोगे राइट किया जाता है वो सभी डेटा नोड 1 2 3 के अंदर डेटा नोड है। हर डेटा नोड फाइल राइट होने के बाद कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। एक एक डेटा नोड होने के बाद आप कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाएगी। जब पूरी फाइल राइट हो जाएगी, मतलब तीनों के अंदर डेटा नोड के अंदर पूरी फाइल अगर राइट हो जाएगी, तो क्लाइंट नेम नोड को नोटिफाई करता है कि कंप्लीट हो गया है। तो ये भी अगर पढ़ लोगे तो भी आपको पूरी डायग्राम समझ में आने वाली है। आगे समझ में? तो ये हो गया अपना एच डी फिट राइट प्रोसेस। बहुत अच्छे वैसे मैंने समझाने का ट्राई किया है। अभी जो नेक्स्ट है अपना, वो है एच डी फिट फाइल रीड प्रोसेस। अभी हम उसकी देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना है एच डी एफ एस फाइल रीड प्रोसेस, क्या है, एच डी एफ एस फाइल रीड प्रोसेस। तो इसके अंदर भी देखोगे आप, पहले डायग्राम को पढ़ लो। क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है डीएफएस, फिर से क्या करता है, गेट ब्लैक लोकेशन नेम नोड को सेंड करता है। उसके क्या क्या किया जाता है, रीड किया जाता है एफएस डेटा आउटस्ट्रीम को। अभी सेम है, आपको कुछ सेम ही लग सकता है जैसे आपने उधर देखा था। जैसे इधर राइट कर रहे थे, उधर क्या, इधर क्या करना है, आपको सिर्फ रीड करना है। रीड होने के बाद ये क्या होगा, सभी डेटा नोड से रीड किया जाएगा, और फिर क्या होगा, क्लोज कर जाएगी। इधर कोई भी कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको दी नहीं जाएगी। आगे समझ, थोड़ा आप उसको रिलेटेड करके देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली जो कमांड है, सबसे पहली जो स्टेप है अपनी, कमांड ही बोल दिया मैंने, स्टेप है अपनी, वो क्या है कि ओपन करना। एचडीएफएस क्लाइंट फाइल को ओपन करता है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डीएफएस के थ्रू क्या होता है कि सबसे पहले अपनी फाइल ओपन होती है। इधर आप देख सकते हैं कि एचडीएफएस क्लाइंट क्या करता है कि अपनी फाइल ओपन करता है, किसके थ्रू, अपने डीएफएस के थ्रू। डीएफएस मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के थ्रू अपने जो फाइल है उसको ओपन करता है। उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट है अपना गेट ब्लॉक लोकेशन। उस ब्लॉक का लोकेशन चाहिए जहां मुझे जाकर रीड करना है। मतलब क्या होगा, डीएफएस नेम नोड से ब्लॉक लोकेशन के बारे में रिक्वेस्ट करता है। नेम नोड क्लाइंट को बताता है कि फाइल के ब्लॉक्स कहाँ कहाँ स्टोर है, किस डेटा पर है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे क्या करेगा, एक ओपन करेगा, ओपन करने के बाद हर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम क्या करेगा, एक उसे नेम नोड को एक भेजेगा, नेम नोड को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। भेजने के बाद उधर उससे क्या पूछेगा कि मुझे यह फाइल पढ़नी है, तो उस डेटा, उसका लोकेशन क्या है, उस नेम नोड के बाद मेटा डेटा होता है ना, मेटा डेटा के साथ पूछ कर देखेगा कि मुझे ये
क्या है, मुझे इस फाइल का लोकेशन दो। तो क्या होगा, नेक्स्ट अपनी कमांड है, जैसे ही लोकेशन मिल जाएगा अपने, तो क्या कर, किस डेटा नोड पे स्टोर किए गए वो भी, वो सब कुछ आपके मांगेगा। उसके बाद क्या, रीड, डीएफएस ब्लॉक का एड्रेस के साथ एफएस की डेटा इनपुट स्ट्रीम ओपन करता है ताकि डेटा रीड किया जा सके। तो जैसे ही उसको क्लाइंट को क्या मिला, जैसे उस क्लाइंट ने ओपन करने की इधर रिक्वेस्ट ओपन किया डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम में क्या किया, रिक्वेस्ट किया नेम नोड को कि मुझे इस फाइल का जो क्लाइंट को पढ़नी है उसका लोकेशन दो। जैसे लोकेशन आ गया, उस लोकेशन को लेकर उसने क्या किया, एफएस डेटा इंस्टीट्यूट को दिया और उससे क्या किया, वो स्पेसिफिक फाइल ढूंढकर उसे रीड करने का ट्राई किया। आ गया समझ में। और रीड फ्रॉम डेटा नोड वन, और क्लाइंट ब्लॉक को फर्स्ट अवेलेबल डेटा नोड से रीड किया। जैसे ही वो एफएस डेटा इनपुट स्ट्रीम के पास गया तो उसने क्या किया, फिर से एक रीड किया। उसने ये देखा किस डेटा नोड पे है, तो वो जो भी डेटा नोड पे है, मान लो कि 4 पे है, 5 पे है, तो उस पर जाके क्या किया, उसने रीड किया। आप देख सकते हो कि डेटा नोड फ्रॉम डेट, क्लाइंट ब्लॉक को फर्स्ट अवेलेबल डेटा नोड से रीड किया। तो पहला जो अवेलेबल था उस पर उसने रीड किया। डेटा फ्रॉम अल्टरनेट डेटा नोड्स, रीड फ्रॉम अल्टरनेट डेटा नोड्स, अगर पहला डेटा नोड बिजी या डाउन हो तो क्लाइंट नेक्स्ट डेटा नोड से डेटा रीड करेगा। अगर कोई डेटा नोड अगर बिजी हो तो क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट डेटा नोड पे चला जाएगा। मान लो कि ये 5 पे चला गया, आगे समझ में। और क्लोज मतलब क्या, जब भी पूरी फाइल रीड हो जाती है तो एफएस डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लोज हो जाता है। जैसे पूरी फाइल आपकी रीड हो गई, मान लो कि सभी फाइल रीड हो गए लाइन टू लाइन, तो एफएस डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये है अपना एचडीएफएस फाइल रीडिंग का प्रोसेस। आ गया समझ में, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। उसी के अंदर वो दिया है कि नेम नोड क्या है, डेटा नोड क्या है, एफएस डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम के थ्रू विच डेटा इज रीड इन क्लाइंट प्रोग्राम, स्ट्रीम के थ्रू क्या क्या है, विच डेटा इज रीड इन क्लाइंट प्रोग्राम, क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर कौन से हमें रीड करना है। आगे समझ, क्लाइंट जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसमें क्लाइंट का प्रोग्राम रन हो रहा है। क्लाइंट का प्रोग्राम रन होता है और क्या करता है, वो एचटीटीपीएस फाइल के साथ इंटरेक्ट करके वो क्या करता है कि जो रीड कर रहा है, आपने इससे पहले भी जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको अगर इधर लग रहा होगा। आ गए समझ में। तो ये डायग्राम का मैंने समरी दिया है सिंपल वर्ड्स के अंदर। क्लाइंट पहले क्या करेगा, फाइल को ओपन करता है, नेम नोड से पूछता है मुझे ब्लॉक कहाँ मिलेगा, मतलब मुझे जो ब्लॉक है वो कहाँ मिलेगा। तो क्या करेगा, नेम नोड बताता है कि ये ब्लॉक्स डेटा नोड पे है। क्या करेगा, नेम नोड बताएगा कि ये ब्लॉक डेटा नोड पे है। क्लाइंट फिर क्या करेगा, उन डेटा नोड से डायरेक्ट डेटा पढ़ता है। क्या करता है क्लाइंट, क्या करेगा, एपीएस इनपुट स्ट्रीम के थ्रू वो क्या करेगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू वो क्या करेगा, डायरेक्टली उसके साथ वो जो डेटा नेट है उसके साथ इंटरेक्ट करके वो डेटा पढ़ने का ट्राई करेगा। अगर एक डेटा नोट फेल हो जाए तो दूसरे डेटा नोट से रीड करता है। अगर एक डेटा नोट बिजी हो या फेल हो जाए तो क्या करेगा, दूसरे डेटा नोट पे शिफ्ट हो जाता है। जब भी रीड कंप्लीट हो जाता है तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है। जैसे रीड आपका कंप्लीट हो गया, कनेक्शन क्लोज हो गया। इससे आप और अच्छे से समझ सकते हो, इसके लिए मैंने समरी लास्ट में डाला। आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अपना नेम नोड, सेकेंडरी नोड और डेटा नोड में क्या डिफरेंस है, इन तीनों को हमें समझना है। तो आप देख सकते हैं नेम नोड आपका एचडीएफएस का मास्टर नोड होता है, और आपका जो स्लेव नोड होता है वो ये डेटा नोड। और चेकिंग असिस्टेंस ऑफ नेम नोड क्या होता है, चेक पॉइंटिंग असिस्टेंस ऑफ नेम नोड कौन होता है, आपका सेकेंडरी नेम नोड होता है। तो आप इसे समझ सकते हो, चेक पॉइंटिंग असिस्टिंग ऑफ नेम नोड, और एचडीएफएस स्लेव नोड होता है और एचडीएफएस का मास्टर नोड आपका नेम नोड होता है। ये मेन काम क्या है इसका, मेटा डेटा को स्टोर करता है, फाइल नेम, ब्लॉक इन्फो, परमिशन सभी को क्या करता है, स्टोर करता है। एफएस इमेज और एडिट एडिट लॉक्स की मर्ज करता है। क्या करता है, एफएस इमेज और एडिट लॉक्स को मर्ज करने का काम किसका है, सेकेंडरी नोड करता है। रीड डेटा को फाइल ब्लॉक की स्टोर करता है। डेटा स्टोर करता है, सिर्फ मेटा डेटा को स्टोर नहीं करता। नेम नोड क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, नहीं, वो सिर्फ मेटा डेटा को स्टोर करता है। नेम नोड सिर्फ नेम नोड के डेटा का बैकअप रखने के लिए आपको क्या आ गया, आपका नेम नोड आ गया, सेकेंडरी नेम नोड आ गया। और एचडीएफएस अपना एक्चुअल डेटा स्टोर करता है, क्योंकि उसके अंदर आपने नेम नोड के थ्रू जो डेटा तोड़ा गया होगा उसे स्टोर करने के लिए आपका डेटा नोड आया। आगे समझ। फेल्यूर का इफेक्ट, पूरा क्लस्टर फेल हो चुका हो सकता है, पूरा क्लस्टर क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। क्लस्टर फेल नहीं होता बट रिकवरी स्लो हो सकती है। क्लस्टर फेल नहीं होता पर रिकवरी स्लो हो सकती है। सिर्फ उस डेटा का लॉस है जिसमें ब्लॉक स्टोर था। किस डेटा का लॉस है, जिसमें ब्लॉक स्टोर था उसी का क्या है, लॉस है। पूरा क्लस्टर फेल नहीं हो सकता, और क्लस्टर फेल नहीं बट रिकवरी स्लो हो सकती है। आगे समझ। कम्युनिकेशन डायरेक्ट क्लाइंट से और डेटा नोड से कम्युनिकेशन होता है, और सिर्फ नेम नोड से आपका कम्युनिकेशन होता है। क्लाइंट और नेम नोड दोनों से आपके डेटा नोड के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट नेम नोड के लिए हाई लगती है, इसे मीडियम लगती है, इसे लो लगती है, क्योंकि इसका फिक्स होता है ना 128 ब्लॉक में उसे तोड़ दिया गया तो उसे स्टोर करो। बैकअप रोल क्या है, मेन कंट्रोलर है, टेम्पररी और बैकअप चेक पॉइंटिंग मैनेजर जो क्या करता है, नेम नोड का बैकअप रखता है। नन जस्ट स्टोरेज, स्टोरेज के लिए सिर्फ आपका डेटा नोड यूज किया है। फाइल सिस्टम इमेज मेंटेन्स एफएस इमेज एडिट लॉग्स लाइक, और पीरियोडिकली न्यू मर्ज एफएस इमेज बनाता है। और इधर कोई भी आपका फाइल सिस्टम इमेज नहीं रहता, ये सिर्फ स्टोर करने का काम करता है। तो ये तीनों के अंदर जो डिफरेंस है वो मैंने इधर लिख दिया है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सिर्फ इसके अंदर कुछ भी डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है। आगे समझ।
तो मैंने और अच्छे से इधर समझाया कि नेम नोड क्या होता है, मास्टर होता है, मेटा डेटा मैनेजर होता है। सेकेंडरी नेम नोड क्या होता है, बैकअप चेक पॉइंट क्रिएटर बट नॉट फेल ओवर। डेटा नोड क्या है, स्टोर रियल फाइल डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर करता है। बग हमारे 30 स्लाइड बचे हुए हैं, आगे समझ में। तो सभी स्लाइड कवर करने के लिए टाइम लगेगा, पर पूरा चैप्टर आपका एक ही शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो अपना है हडूप मैप रिड्यूस पैराडिगम। ये हडूप मैप रिड्यूस पैराडिगम क्या है, ये समझने से पहले आप ये समझो कि मैप रिड्यूस क्या है। मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो लार्ज डेटा को पैरेलल प्रोसेस करता है। क्या करता है, लार्ज डेटा को पैरेलली प्रोसेस करने के लिए किसका यूज होता है, मैप रिड्यूस का यूज होता है। ये दो मेन स्टेप में काम करता है। कौन कौन से दो मेन स्टेप में काम करता है, पहला अपना है मैप फेज। मैप फेज मतलब क्या, डेटा को तोड़ता है, चंक बनाता है और की वैल्यूज पेयर में क्रिएट करता है। क्या करता है, डेटा को तोड़ने का काम, मतलब की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आपका डेटा क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। अभी की वैल्यू पेयर आपने अगर जेसन फॉर्म में कोई डेटा अगर देखा होगा, कोई अगर आपने डेटाबेस पढ़े होंगे, नो एसक्यूएल डेटाबेस पढ़े होंगे, आपने मोंगोडीबी पढ़ा है। उस मोंगोडीबी के अंदर आपको जो फॉर्म अगर दिख रहा है, तो की वैल्यू के फॉर्म में आपको कुछ डेटा देखने को मिलता है। तो की वैल्यू के फॉर्म में आपका डेटा किया जाएगा, मतलब एक की होगी और उसकी वैल्यू होगी। अभी अभी दिखाता हूँ मैं एग्जांपल लेके। रिड्यूस पेज मतलब क्या, सेम की वैल्यू वैल्यूज को ऐड या समराइज करता है। क्या करता है, रिड्यूस पेज मतलब क्या, सेम की वैल्यूज वाले को क्या करता है, ऐड कर देता है और समराइज करता है। तो ये दो स्टेप है इसके अंदर। मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, वो लार्ज डेटा को पैरेलली प्रोसेस करता है। उसके अंदर दो मेन स्टेप होते हैं, एक होता है मैप फेज। उस मैप फेज के अंदर क्या किया जाता है, अपने डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। वो पार्ट कौन से होते हैं, अपने की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। और देखो जिनकी भी सेम कीज होती है, उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, समराइज किया जाता है किस फेज में, रिड्यूस फेज में। आगे समझ, तो ये हो गया अपना मैप रिड्यूस। नेक्स्ट आप सभी को जो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, तो जो एक्सप्लेन करने को बोलेगा कि काउंट, वर्ड काउंट एग्जाम्पल के साथ मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। तो इसका गोल एक ही है कि हर वर्ड कितनी बार आया है ये काउंट करना। तो बहुत ही इजी वे में मैंने बताने का ट्राई किया है कि हम क्या करेंगे क्या। तो सबसे पहले उसके स्टेप है वो जान लेते कि मैप रिड्यूस के अंदर, मैप रिड्यूस की हेल्प से कैसे हम किसी वर्ड को काउंट कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। जैसे कि आप समझो, पहला जो स्टेप होता है, इनपुट इनपुट फाइल को रीड होती है लाइन बाय लाइन। क्या होता है, इनपुट जो भी फाइल दी जाएगी उसको क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा किस फेज में, अपनी इनपुट फेज में। नेक्स्ट फेज है अपनी मैपर फेज। हर लाइन के एक वर्ड्स को तोड़कर वर्ड वन पेयर बनाता है। क्या करता है, हर लाइन के क्या किया जाता है, मैपर फेज में क्या किया जाता है, जैसे बताया कि वर्ड्स को तोड़ा जाता है और क्या किया जाता है, उसका वर्ड और उसका वैल्यू के साथ, वर्ड और वैल्यू के साथ पेयर बनाया जाता है। शफल सॉर्ट क्या किया जाता है, सेम वर्ड्स को एक ही ग्रुप में ले आता है। क्या किया जाता है, सेम वर्ड्स के एक ही ग्रुप में ले आता है। रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर सभी वंस को ऐड करके वर्ड का टोटल काउंट निकालता है। क्या करता है, सभी वंस को ऐड करके वर्ड्स का टोटल काउंट निकालता है। कौन, रिड्यूसर के। आउटपुट क्या है, आउटपुट रिजल्ट फाइल बनाता है जिसमें वर्ड काउंट होते हैं। आउटपुट क्या है, रिजल्ट फाइल बनता है जिसमें वर्ड काउंट होते हैं। तो यही आपके 5 फेज है, इनपुट, मैपर, शफल सॉर्ट, रिड्यूसर और आउटपुट। ये अभी मैं आपको इधर से समझाया, यही स्टेप को आपको पहले लिखना है क्या उसके अंदर होता है। और जब से मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे से समझेगा। ये डायग्राम आपको निकालने की, इनपुट फाइल को लिया जाता है, इनपुट फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कराया जाता है और उसे मैप किया जाता है की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में, जैसे कि वर्ड और उसकी वैल्यू एक बार आया तो एक। शफल की सॉर्ट बाय की मतलब क्या किया जाता है कि अपने शफल किया जाता है, सेम वर्ड्स का क्या किया जाता है, एक ग्रुप में लेने का काम अपने शफल एंड सॉर्ट बाय की के फेज के अंदर होता है। रिड्यूसर क्या करता है कि वर्ड और टोटल काउंट किया जाता है, जिसका अगर मान लो कि ये वर्ड सेम है तो ये सेम वर्ड का एक एक नंबर दिया गया है, तो उसको क्या किया जाता है, 1+1 क्या किया जाएगा, सेम वैल्यू को क्या किया जाएगा, 2 इधर किया जाएगा और लास्ट में आपको क्या दिया जाएगा, एचडीएफएस का आउटपुट दिखा जाएगा। अभी इनपुट एग्जांपल मान लो कि अपनी लाइन 1 क्या है, हडूप इज अ ओपन सोर्स, हडूप इज ओपन सोर्स। और लाइन 2 क्या है अपनी, हडूप इज अ पावरफुल। जैसे दो लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2। आगे समझ। अभी क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे हडूप है तो उसके वंस के साथ पेयर बना देंगे, ईज है तो उसकी 1 के साथ पेयर बना देंगे, ओपन है तो उसकी 1 के साथ पेयर बना देंगे। क्या किया हमने, की और वैल्यू के फॉर्म में, की और वैल्यू के फॉर्म में किया। वैसे नेक्स्ट लाइन है तो हमारी क्या है, नेक्स्ट लाइन हडूप 1 के फॉर्म में, इज 1 के फॉर्म में, पावरफुल 1 के फॉर्म में। और मैंने क्या किया कि हडूप अभी 2 बार दिख रहा है तो उनको क्या कर देता हूँ मैं, हडूप 2 बार दिख रहा है तो उनकी अलग पेयर बना ली, हडूप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1,1 कर दिया। ईज का भी मैंने क्या किया, 2 बार आ रहा था 1,1 कर दिया। ओपन एक ही बार आ रहा था तो उसको एक ही बार ले लिया। उसे क्या कहते हैं, शफल एंड सॉर्ट फेज आप कहते हैं। आ गए, तो शफल एंड सॉर्ट फेज के अंदर हम क्या करेंगे, ओपन एक बार आया तो एक बार लिखेंगे, सोर्स एक बार आया तो एक बार लिखेंगे, पावरफुल एक बार आया तो एक बार लिखेंगे। और हडूप अपना जो आया है उसके हम क्या करेंगे, एक और एक बार को एक ही साथ पेयर बनाकर लिखेंगे। और ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे।
इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, 2 बार हडूप, 2 बार ईज, 2 बार ओपन एक बार, सोर्स एक बार, पावरफुल एक बार। तो ये हो गई अपनी रिड्यूस रिड्यूस फेज आउटपुट। आ गए समझ में? ये हो गई अपनी आउटपुट फेज, जहां आप बताओगे की और वैल्यू के फॉर्म में अपना पूरा डेटा इधर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना काउंटिंग का एग्जाम्पल जो मैप रिड्यूस के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। आ गए समझ में? अभी नेक्स्ट जो अपना है मैप रिड्यूस टास्क लिस्ट कौन कौन सी की जाती है, वही जो मैंने बताया था वो आपको मैप रिड्यूस टास्क लिस्ट यही है। इनपुट स्प्लिटिंग, मैपिंग, शफलिंग, सॉर्टिंग, रिड्यूसिंग और आउटपुट राइटिंग। तो क्या होता है, इनपुट स्प्लिटिंग मतलब क्या, इनपुट फाइल को छोटे छोटे स्प्लिट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैपिंग मतलब क्या, हर इनपुट स्प्लिट पार्ट को मैपर करता है, की और वैल्यूज के पेयर बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हडूप 1 इज 1, हडूप ओपन 1 सोर्स 1, ऐसे आपकी बनाई जाती है। आगे समझ में? इधर देख सकते हो आपकी मैप फेज होती है वो इधर बनाई जाती है। नेक्स्ट शफलिंग मतलब क्या किया जाता है कि जिनके भी वर्ड 2 बार आए तो उनकी एक क्या किया जाता है, शफलिंग किया जाता है। मैपर से निकले डेटा को सॉर्ट और ग्रुप किया जाता है की अकॉर्डिंग। अगर उनकी की और वर्ड दोनों मैच हो रहे थे, मतलब वर्ड अगर मैच हो रहे तो उनको एक ही बार लिखा जाता है, उनके आगे 1,1 2 बार हुआ है तो 1,1 हम ऐसे लिखते हैं। और रिड्यूसिंग मतलब क्या, हर की वैल्यूज को समराइज या एग्रीगेट किया जाता है। एग्रीगेट मतलब क्या, अभी 1 और 1 आ गया तो उसको एडिशन करके क्या हो गया, 2 इधर आ जाएगा। आउटपुट राइटिंग मतलब क्या, फाइनल रिजल्ट को एचडीएफएस या किसी और आउटपुट फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। जैसे कि ये जो अपना आउटपुट आया ना, इसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है फाइनल आउटपुट की तरफ। आ गए समझ में? ये हो गए मेनू रिड्यूस टास्क लिस्ट। रियल एनालॉजी से अगर समझोगे तो सोचो एक स्कूल में स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर क्या है, एक स्कूल में गए, उधर क्या है, टेस्ट स्कोर है अपने पास। उधर हमें क्या करना है, हर स्टूडेंट का नाम और उसका स्कोर निकाला गया है, जिसके नेम और स्कोर को निकाला गया है। शफल शॉर्ट मतलब क्या, सभी सेम स्टूडेंट्स के स्कोर के साथ किया गया है। क्या गया, सेम, सभी सेम स्टूडेंट्स के स्कोर एक साथ किए गए, मतलब जिनके स्कोर एक सेम है उनको क्या किया, एक साथ कर दिया। और रिड्यूस मतलब क्या, हर स्टूडेंट के टोटल या एवरेज निकाला गया है, मतलब हर स्टूडेंट का क्या टोटल या एवरेज है वो हमने निकाला गया है। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, फाइनल रिजल्ट बन गया है कि लाइक रिजल्ट शीट आपकी बन जाएगी। तो ये हो गया अपना रियल लाइफ एग्जांपल। अभी जो हमें एग्जांपल क्या क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था कि हडूप आर्किटेक्चर में जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर का रोल क्या है। तो जॉब ट्रैकर एक मास्टर नोड होता है, ये सभी आपको बता दिया। किसके अंदर आता है, अपना अपने जो मैप प्रोड्यूस है उसके अंदर आता है एक जॉब ट्रैकर। वो क्या करता है, जॉब ट्रैकर अपना मास्टर नोड होता है, क्या करता है, क्लाइंट से जॉब रिसीव करता है। जो भी क्लाइंट ने जॉब दिया होगा सीपीयू के थ्रू, उसे रिसीव करने का काम क्या कौन करता है, जॉब ट्रैकर करता है। जब मान लो कि एक फाइल रीड करने को बोला, तो एक जॉब हो गया ना, जॉब को मल्टीपल टास्क में डिवाइड, अलग अलग टास्क ट्रैकर को असाइन किया जाता है। जैसे कि अलग अलग टास्क ट्रैकर को क्या क्या असाइन किया जाता है, क्या करता है, जॉब को तोड़कर क्या किया जाता है, मल्टीपल टास्क के पास, जो टास्क को ट्रैकर होते हैं उसके पास असाइन किया जाता है। टास्क की प्रोग्रेस मॉनिटर करता है, कौन करता है, जॉब ट्रैकर करता है। अगर कोई टास्क फेल हो जाए तो उसे दोबारा रन करवाता है, कौन, जॉब ट्रैकर। और टास्क ट्रैकर क्या होता है, ये वर्कर नोड होता है, जॉब ट्रैकर से टास्क रिसीव करता है। जो भी आपने जॉब ट्रैकर ने टास्क दिया है उसे रिसीव करने के लिए कौन होता है, अपना रिसीव करने के लिए टास्क ट्रैकर होता है। आगे समझ में? क्योंकि कहते हैं अपने लोकल सिस्टम पर मैप या रिड्यूस टास्क एग्जीक्यूट करता है, मतलब अलग अलग सिस्टम होगी टास्क के लिए, उस टास्क के लिए क्या करेगा, अपने लोकल सिस्टम पे मैप या रिड्यूस टास्क एग्जीक्यूट करता है। मैप या रिड्यूस टास्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और रेगुलरली हर बिट भेजता है जब जब जॉब ट्रैकर को अपना स्टेटस बताने के लिए, मतलब रेगुलरली क्या करता है कि जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है तो क्या करता है, जॉब ट्रैकर को एक सिग्नल भेजता है हर बिट के फॉर्म में। दोनों मिलकर हडूप क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग मैनेज करता है। मान लो कि उसका काम हो चुका है, ये टास्क कंप्लीट हो चुका, तो ये क्या करेगा, वन इसको हर बिट देगा और ये समझ जाएगा तो ये टास्क जो हमने इसको टास्क को आसान किया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जॉब ट्रैकर क्या करेगा, वो जॉब को कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा जॉब उधर दे देगा। आ गया समझ? ये हो गया जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर। क्लस्टर सेटअप इन हडूप। नेक्स्ट है अपना क्लस्टर सेटअप इन हडूप। हडूप क्लस्टर का मतलब है मल्टीपल मशीन्स को कनेक्ट करना, एक मास्टर और मल्टीपल स्लेव, जहां डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। एक मास्टर होता है और मल्टीपल स्लेव होते हैं। इससे कलेक्शन को हम क्या करते हैं, मल्टीपल मशीन के साथ कनेक्शन बनाने हमारा क्या होता है, हडूप क्लस्टर होता है। आगे समझ? ये सिंपल है, आप इसे पढ़ भी सकते हो कि जैसे कि आप देख सकते हो कि क्या करना है, स्टेप कौन कौन से हडूप क्लस्टर अगर क्रिएट करना है, कौन कौन क्लस्टर सेटअप इन हडूप। हडूप के ऊपर अगर क्लस्टर सेटअप करना है तो कैसे करते हैं अभी आप समझो। जावा को इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल हडूप, हडूप बाइनरीज लाया, डाउनलोड और कॉन्फ़िगर करो। हडूप यूजर क्रिएट करो, एक डेडिकेटेड यूजर क्रिएट करो हडूप के लिए। एसएसएस को सेटअप करना, अगर आपने हडूप का प्रैक्टिकल देखा होगा तो उसके अंदर ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे सेटअप करते हैं हडूप को। सेटअप एसएसएस, मास्टर नोड से स्लेव नोड्स के बीच में पासवर्ड लेस एसएसएस होना चाहिए। अभी आपने ये पढ़ा होगा एसएसएस क्या होता है। एसएसएस की आपको पी के आगे दो स्पेस देकर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, अगर आपने पढ़ा प्रैक्टिकल देखा होगा इसका, ये हडूप का
नहीं भी देखा होगा तो और अच्छे से समझने के लिए वो हाडूप का प्रैक्टिकल फिर से देख लो। कॉन्फ़िगर एक्सएमएल फाइल, जैसे आपने देखा होगा कौन कौन सी फाइल एक्सएमएल फाइल, कॉन साइट डॉट एक्सएमएल, एचडीएफएस साइट एक्सएमएल, मैपरेड साइट एक्सएमएल, यान साइट एक्सएमएल को एडिट करते हम क्या करते हैं कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, किसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आप ये आपने पढ़ा होगा। फॉर्मेट नेम नोड, एचडीएफएस नेम नोड फॉर्मेट, स्टार्ट एचडीएफएस सर्विस, डायरेक्ट स्टार्ट डीएफएस यान, स्टार्ट डीएफएस डॉट एसएच, स्टार्ट यान एसएच, ये सभी क्या है, हाडूप इंस्टॉलेशन की स्टेप ही आप ऐसा समझो। यही सेटअप है वो क्या करता है कि क्लस्टर सेटअप इन हाडूप, हाडूप का क्लस्टर सेटअप अगर करना है तो एक नोड देखेगा जेपीएस करके, मल्टीपल नोड को आप देखेंगे, मल्टीपल नोड आपको देखने को मिलेगा जब लास्ट की दो कमांड आप देखोगे, मतलब सभी कमांड डालने के बाद, लास्ट की दो कमांड डालने के बाद फिर से जेपीएस अगर करोगे तो आपको पूरे चारों नोड है वो सभी नोड आपको देखने को मिलेगा, चारों पांच नोड। आगे समझ। तो ये होता है अपना पूरा क्लस्टर सेटअप इन हाडूप। नेक्स्ट हमें देखना है एसएसएस सेटअप, मतलब पासवर्डलेस कम्युनिकेशन क्या होता है वो अभी हम समझते हैं। एसएसएस सेटअप के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने पूरा एसएसएस सेटअप की दो चार पांच कमांड थी उसी के अंदर बहुत प्रॉपरली वैसे समझाया था। तो उसी के अंदर मैंने बहुत प्रॉपर वे से समझाया था, पर हमें इधर भी समझना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर दिया है। तो क्या है एसएसएस सेटअप, मतलब क्या, पासवर्डलेस कम्युनिकेशन के लिए। मतलब आप देखोगे उधर हम पासवर्डलेस को नहीं किए थे, जब भी हम ऑथराइज की को लेते थे उसको क्या करना था, हमें पब्लिक की के साथ, मतलब पब्लिक की जनरेट करनी थी, पर उधर हम क्या लेते थे कि पासवर्डलेस कम्युनिकेशन करते थे। हडूप के अंदर अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा आपने, मास्टर नेट को क्या कहते हैं, स्लेव नोड के साथ पासवर्ड के बिना कनेक्ट करना होता है ताकि ऑटोमेटिक जॉब आसान हो सके। क्या किया जाता है, मास्टर नोड को स्लेव नोड के साथ पासवर्ड के बिना कनेक्ट करना होता है। मास्टर नोड को क्या कहते हैं, स्लेव नोड के साथ पासवर्ड के बिना किया जाता है। अपना मास्टर नोड क्या होता है, नेम नोड, उसको क्या करना है, अगर डेटा नोड के साथ कनेक्ट करना है तो किसी भी पासवर्ड के बिना हमें क्या करना है, कनेक्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या आता है, अपना एसएसएस सेटअप आता है। तो मास्टर नोड पे रन करने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो। ये देख सकते हो कि एस एस एच कीजन हाइपन टी आर एस 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 एच हाइपन कॉपी हाइपन आई डी यूजर एड्रेस स्लेवर, एस एस एच हाइपन कॉपी हाइपन आई डी यूजर एड्रेस स्लेव टू। अब मास्टर नोड बिना पासवर्ड से स्लेव कनेक्ट करेगा, जो आप जब भी आप ये कमांड डालोगे तो क्या करेगा, मास्टर नोड बिना पासवर्ड के स्लेव नोड पे कनेक्ट करेगा। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो मेरी हाडूप इंस्टॉलेशन का जो प्रैक्टिकल है वो आप जाके देख सकते हो डीएसबीडी के प्रैक्टिकल के अंदर। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हाडूप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, ये फाइल्स अभी आपको मैंने दिखाया कि कौन कौन सी होती है। कोर साइट डॉट एक्सएमएल, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे आप कमांड डालते हो, उस कमांड डालने के बाद आप देख सकते हैं कि एडिट करने के लिए कुछ ओपन हो जाता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रॉपर्टी को मिक्स डालते हैं। एचडीएफएस बेस यूआरएल को डिफाइन करता है कौन, ये अपना एचडीएफएस की जो बेसिक यूआरएल है उसको, बेस यूआरएल होता है उसको डिफाइन करने के लिए क्या है, कोर हाइपर साइट एक्सएमएल। एचडीएफएस हाइपर साइट एक्सएमएल क्या करता है, रिप्लिकेशन फैक्टर नेम नोड डेटा डायरेक्टरी डिफाइन करता है। क्या करता है, एचडीएफएस हाइपर साइट एक्सएमएल अपना रेप्लिकेशन फैक्टर नेम नोड और डेटा डायरेक्टरी को डिफाइन करता है। और मैप थ्रेड हाइपर साइट एक्सएमएल क्या करता है, मैप रिड्यूस इंजन कॉन्फ़िगरेशन जॉब ट्रैकर लोकेशन को देता है। आगे समझो। तो यान हाइपर साइट डॉट एक्सएमएल क्या करता है, रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करता है। क्या करता है, यान अपना रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करता है। अभी रिसोर्स मैनेजर क्या है, नोड मैनेजर क्या है, ये आप सभी को पता है। और मैप रिड्यूस इंजन कॉन्फ़िगरेशन कौन करता है, जॉब ट्रैकर का लोकेशन कौन करता है, मैप रेड हाइपर साइट एक्सएमएल। अगर आपने वो कॉन्फ़िगरेशन अंदर जो प्रॉपर्टी मैंने डाली थी वो अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो ये फाइल का मीनिंग आपको डायरेक्टली समझ में आएगा, नहीं भी होगा तो आप जाकर वहां पढ़ सकते हैं। स्लेव्स क्या है, इस फाइल में स्लेव्स मशीन के होस्ट नेम दिए जाते हैं। स्लेव्स के अंदर क्या जाता है कि होस्ट नेम है, मतलब स्लेव मशीन के होस्ट नेम दिए जाते हैं इस फाइल के अंदर स्लेव। इसको आप अच्छे से पढ़ लो। और अगर और अच्छे से अगर आपको समझना है तो हडूप का जो प्रैक्टिकल है वहां पे जाके आप देख सकते हैं। समरी एक ही लाइन में, हडूप क्लस्टर सेटअप में जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर डिस्ट्रीब्यूटेड जॉब प्रोसेसिंग के लिए काम करते हैं, जहां एसएसएस और कॉन्फ़िग फाइल्स की मदद से मास्टर स्लेव नोड्स कम्युनिकेट करते हैं। आगे समझ में, तो इसको आप भी समझ सकते हो। हम समझते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन टू नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल क्या है उसको समझ लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। नो एसक्यूएल के बारे में मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि नो एसक्यूएल के बारे में आपने एडीबीएमएस के अंदर पढ़ा होगा और कहीं भी आपने मोंगोडीबी अगर पढ़ा होगा तो वहां भी आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में पता होगा। नो एसक्यूएल क्या है कि फुल फॉर्म मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, मतलब ऐसा समझो। ये डेटाबेस स्पेशली बिग डेटा, अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। नो एसक्यूएल क्या है, एक बिग डेटाबेस है, उसके अंदर क्या है कि जो भी आपकी नॉन रिलेशनल डेटाबेस है या बिग डेटा है उसको हैंडल करने के लिए क्या है, अपना नो एसक्यूएल लैंग्वेज की बनाई गई है, ऐसा आप समझ सकते हो। क्वेरी लैंग्वेज है। नो एसक्यूएल फ्लेक्सिबल स्कीमा अलाउ करता है। इसमें डेटा का स्ट्रक्चर फिक्स होता है जैसे एसक्यूएल में होता है, मतलब इसमें एसक्यूएल मतलब इधर डेटा का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है,
और एसक्यूएल के अंदर आप देखोगे स्ट्रक्चर फिक्स होता है। अभी एसक्यूएल नो एसक्यूएल का डिफरेंस मैं आपको बताने यूज होता है रियल टाइम एनालिटिक्स, सोशल मीडिया, आईओटी एप्स, कंटेंट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। आगे समझ में, तो ये हो गया अपना एसक्यूएल नो एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन। अभी हमें जो देखना है कि नो एसक्यूएल के डेटा टाइप के कौन कौन से टाइप है। मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आने वाला हूँ क्योंकि उसकी डायग्राम और वो आप डायरेक्टली पढ़ भी सकते हो, तो जैसे तो जरूरत नहीं है इसकी कोई, तो तब भी मैंने ये बता दिया कि टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस कौन कौन से। आप देखो कि की वैल्यू स्टोर्स डेटा को की और उसके वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है, फास्ट लुकअप के लिए बेस्ट है। आगे समझे, डेटा को उसके की डेटा को की और उसके वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है। आगे समझे, तो की वैल्यू स्टोर आपका एक डेटाबेस है। कौन कौन से है वो? रेडिस और रिएक्ट अपनी क्या है, अपनी जो दो डेटाबेसेस है वो की वैल्यू स्टोर डेटाबेसेस है। नेक्स्ट है अपना डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेसेस। जेसॉन बीसॉन या एक्सएमएल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट स्टोर करता है। स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि मोंगोडीबी हो गया, कच डीबी हो गया। मोंगोडीबी के अंदर जेसॉन बीसॉन फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। एक्सएमएल एक होता है कॉलम बेस, रो की जगह कॉलम्स में ही डेटा स्टोर होता है एनालिटिक्स और लार्ज स्केल रीड के लिए। आगे समझ में, जैसे कि आपका कैसेंड्रा हो गया, एच बेस हो गया, कॉलम्स में ही उसका डेटा स्टोर होता है। अगर एच बेस आपने हाई को प्रैक्टिकल किया होगा तो उसके अंदर भी आप देखो कॉलम्स के अंदर ही आपका डेटा स्टोर होता है। ग्राफ डेटाबेस नोड्स और एजेस का यूज करके डेटा के रिलेशनशिप स्टोर करता है। नोड और एजेस का यूज करके क्या होता है, रिलेशनशिप होती है उसको स्टोर करता है। बेस्ट फॉर सोशल मीडिया नेटवर्क, जैसे कि अमेजॉन नेपच्यून और नियो प्रोजे हो गया है, इसके अंदर क्या होता है, इसको यूज किया जाता है। तो ग्राफ डेटाबेस के अंदर आता है। और आप समझ सकते हो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का कंपैरिजन। तो एसक्यूएल क्या होता है कि उसके अंदर फिक्स स्कीमा फ्लेक्सिबल स्टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये रिलेशनल डीबी होता है। और नो एसक्यूएल अपना नो रिलेशन होता है। और वैसे आप देखोगे स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे तो नो एसक्यूएल के अंदर फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है, डॉक्यूमेंट रेडी की वैल्यू के फॉर्म में डेटा उसके अंदर होता है। और स्केलिंग आप देखोगे तो नो एसक्यूएल के अंदर पॉसिबल नहीं है जल्दी। वर्टिकल अपग्रेड सर्वर नहीं कर सकते हम। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर कि मोर सर्वर हम ऐड कर सकते हैं इस मोंगोडीबी के अंदर। और आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज एसक्यूएल यूज की जाती है, वेरियस लैंग्वेज इसके अंदर मोंगो क्यूएल और सीक्यूएल ऐसी लैंग्वेज की जाती है नो एसक्यूएल के अंदर। रिलेशनशिप आप देखोगे इधर स्ट्रॉन्ग जॉइंस के फॉर्म में दिखाई जाती है, इधर वीक और नन, इधर रिलेशनशिप को दिखाई नहीं जाती। यूज केस आप देखोगे तो स्ट्रक्चर डेटा ईआरपी बैंकिंग के अंदर यूज किया जाता है। बिग डेटा के लिए आईओटी डिवाइस के लिए आपका नो एसक्यूएल यूज होता है। और माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, ओरेकल जैसे डेटाबेस आपके स्ट्रक्चर रिलेशनल डीबी को भी फॉलो करते हैं। पर अपने मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया, रेडिस हो गया, वो नो एसक्यूएल को ही फॉलो करते हैं। ये दोनों डिफरेंस आपको लिखने को आ सकता है, इसको भी आप पढ़ने जाना। Why use नो एसक्यूएल फॉर बिग डेटा एप्लीकेशन? क्यों बिग डेटा एप्लीकेशन के लिए अपना नो एसक्यूएल यूज किया जाता है? क्योंकि हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है उसके अंदर, तो नो एसक्यूएल इजीली हैंडल करता है ह्यूज डेटा साइजेस को। नेक्स्ट है स्पीड एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए तो फास्ट रीड्स और राइट्स फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग। स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो एसक्यूएल के अंदर स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, पर आप इधर देखोगे चेंजिंग स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंटली नो एसक्यूएल में इजी है एज कम्पेयर टू अदर। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को इजीली, मतलब ये मुझे लगता नहीं कि आपको समझाने की जरूरत है, पढ़ते ही आप समझ में आ जाओगे। और अच्छे से मैंने इधर दे दिया है, आप इसे पढ़ लो। की वैल्यू स्टोर क्या है, डॉक्यूमेंट स्टोर क्या है, कॉलम मेमोरी स्टोर क्या है, ग्राफ डेटाबेस क्या है, वो डेटाबेस उसको मैंने ये दिया है, नोट्स आपको नीचे दिए जाएंगे तो वहां से आप पढ़ लेना। आगे समझ में। अभी जो मैं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, टेक्सचुअल ईटीएल प्रोसेसिंग क्या है। तो टेक्सचुअल ईटीएल प्रोसेसिंग से जानने से पहले ईटीएल को जानो। ईटीएल मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। अब एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या, डेटा को अलग अलग सोर्सेस से निकालना। क्या करना, डेटा को अलग अलग सोर्सेस से निकालना मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट करना। ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्या, डेटा को क्लीन फॉर्मेट या मॉडिफाई करना, ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है। लोड मतलब क्या, फाइनल डेटा को डेटा वेयर हाउस या हडूप में स्टोर करना, लोड का काम। ये पूरा प्रोसीजर अपना क्या है, लोड है। आ गए समझ में। ईटीएल का पूरा प्रोसीजर मैंने इधर समझा दिया है, उसका काम क्या है वो भी मैंने इधर समझा दिया। और टेक्सचुअल ईटीएल प्रोसेसिंग क्या होता है, टेक्सचुअल ईटीएल का मतलब है ईटीएल प्रोसेसिंग जो टेक्स्ट बेस्ड डेटा अप्लाई होती है, जिसकी लॉग फाइल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज आर्टिकल्स, ईमेल्स, कस्टम नेटवर्क्स। इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि ईटीएल जो प्रोसेस है उसको लगाते हैं और जो भी डेटा चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके लोड करते हैं। आगे समझ में, तो ये हो गया अपना वाई टेक्सचुअल ईटीएल इज इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट डेटा इज अनस्ट्रक्चर होता है, आप इसलिए उसको प्रोसेस करना कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रेडिशनल ईटीएल टूल्स टेक्स्ट डेटा को इजीली हैंडल नहीं करते। टेक्सचुअल ईटीएल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का या कस्टम लॉजिक के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया के जो कमेंट्स है, अलग हर एक यूजर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसके लॉजिक से इस हिसाब से आप देखोगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। जैसे किसी ने कमेंट कर दी तो वो कमेंट क्या है उसको एनालाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम की जरूरत है। आ गया समझ में।
एनएलपी एनएलपी का यूज किया जाता है, उससे अलग अलग मॉडल करते हो, क्या करते हैं कि जो भी आपकी फेक न्यूज है क्या नहीं उसको डिटेक्ट करता है और वही डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करके आगे लोड कर सकते हो। आगे समझ में? तो कुछ स्टेजेस होते हैं उसके अंदर, वो मैंने इधर समझा दिया कि एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे कि टेक्सचुअल डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम फाइल्स एपीआई और वेबसाइट से। जैसे कि टेक्सचुअल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कमेंट हो गए सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया को ऊपर जो कमेंट्स आते हैं अपने, वो कमेंट का डेटा हमें एनालाइज करना है, तो क्या करेंगे उससे पहले तो एक डेटा उसका बना लेंगे और क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट करके स्टोर करेंगे। जैसे कि किसी एपीआई से हम क्या करेंगे उसका डेटा लेंगे, वेबसाइट से हम क्या करेंगे डेटा लेंगे, तो क्या करेंगे उन सभी से हम क्या करेंगे डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे उससे प्री प्रोसेसिंग करेंगे। प्री प्रोसेसिंग मतलब हम क्लीन करेंगे, जैसे कि रिमूव करेंगे, स्टॉप वर्ड्स करेंगे। अगर सोशल मीडिया एनालिटिक्स के अंदर आपने टेक्स्ट माइनिंग नाम की प्रोसेस पढ़ी होगी, तो क्या 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 था हमने उधर कि रिमूव करना, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना, पंक्चुएशन को हटाना, ये सभी आपकी किसके अंदर आ जाती है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर आ जाती है। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या कि हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकालनी है कि क्या ये न्यूज ये पॉजिटिव है क्या नहीं, मतलब कीवर्ड सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या न्यूट्रल है, ऐसा हम क्या करेंगे एनालाइज करेंगे। लोड मतलब क्या, प्रोसेस टेक्स्ट डेटा टू हडूप नो एसक्यूएल या डेटा वेयरहाउसिंग में डालना। हमें समझ में, लोड मतलब क्या, जो भी आपका प्रोसेस किया होगा लास्ट में जो डेटा होगा उसे हमें क्या करना है नो एसक्यूएल डेटा वेयरहाउस में डालना या उसे क्या करना हाडूप के अंदर डालना। तो ये हो गया अपनी स्टेजेस। और एग्जांपल आप देखोगे जैसे कि एक्सट्रैक्ट करना मतलब ट्विटर एपीआई से ट्वीट कलेक्ट किया जाती है, इमोजीज उसके रिमूव की जाती है ट्रांसफॉर्म के अंदर, और कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जैसे कि सेंटिमेंट्स लगाने के लिए। अगर समझ सेंटिमेंट एनालिसिस, चैट सेंटिमेंट एनालिसिस अगर किसी ने प्रोजेक्ट किया होगा तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइनल सीएससी या मोंगोडीबी में सेव किया एनालिसिस के लिए, फाइनल एक सीएससी फाइल बना जाती है और उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेटा सेट अगर आप पता है डेटा बेस की प्रैक्टिकल आपने की होगी अभी इसके डीएसबीडी के, तो उधर आपको जो भी फाइल दी जाती है तो क्या है एक डेटा सेट के फॉर्म में दी जाती है, आगे समझ, और उस या मोंगोडीबी में सेव की जाती है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस हो गया है टेक्स्ट का। और कौन कौन से टूल यूज किया जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, तो अपाची, नाइपाई, प्लम, कस्टम, पाइथन स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाती है। अभी वेब स्क्रैपिंग का अगर आपने पढ़ा होगा डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मैंने वेब स्क्रैपिंग का कोड आपको पढ़ाया था कि किसी भी वेबसाइट का डेटा आप क्या कर सकते हो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसके लिंक के हिसाब से। ये मैंने बताया था ना, ब्यूटीफुल सोप नाम का एक टूल था, उसकी मदद से हम क्या कर रहे थे कि वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। आगे समझ में, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, एनएलटी के स्पाई टेक्स्ट ब्लॉक, अपाची स्पार्क विद पाई स्पार्क, ये सभी ट्रांसफॉर्मिंग के लिए आपके यूज किए जाते हैं। और लोडिंग कौन कौन से, हाडूप एचडीएफएस, मोंगोडीबी हो गया, इलेस्ट्री सर्च हो गया, हाइव हो गया, ये आपने कहा आ जाते लोडिंग के अंदर। तो ये हो गया अपना पूरा ईटीएल का प्रोसेस। लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाडूप डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम और हार्टबीट मैसेज इन के क्या है, ये आपको पढ़ना है और ये आपका लास्ट था। तो हाडूप डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम मैंने ये समझा दिया है और एडवांटेजेस को आपको पढ़ना है सिर्फ। एडवांटेज ऑफ हार्टबीट मैसेज इन हाडूप, तो क्या होता है कि हार्टबीट मैसेज एक रेगुलर सिग्नल होता है जो टास्क ट्रैकर या डेटा नोड, मास्टर नोड, जॉब ट्रैकर, नेम नोड को भेजता है। और टास्क ट्रैकर के बारे में पढ़ाया था, तो उधर आपने देखा होगा कि जॉब ट्रैकर क्या करता है कि एक जॉब क्या करता है कि जो भी आपको जॉब आसान किया गया है तो उसको क्या करता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर क्या करता है टास्क ट्रैकर के पास भेजता है। तो जो भी टास्क के फॉर्म में तोड़ता है तो टास्क क्या करता है, जैसे एक एक टास्क का जो भी वर्किंग है उसे मॉनिटर करके, मतलब एक एक हार्ट बीट सिग्नल क्या करता है सेंड करता है जॉब ट्रैकर के पास। जॉब ट्रैकर क्या करता है उसे मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करने से क्या फायदे होते हैं वो आपको इधर लिखने से। क्या होता है, नोड अलाइव है नहीं ये चेक होता है। उसके बाद आपसे फेलियर डिटेक्शन फास्ट होता है, मगर मतलब कोई टास्क अगर फेल हो रहा है तो वो डायरेक्टली आपको करेगा कि हर अगर हार्ट बीट मिसिंग है तो मास्टर उस नोड को डेड मान लेता है। अगर हार्ट बीट वहां मिसिंग है तो मास्टर क्या मान लेता है उसे, उस नोड को डेड मान लेता है। रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प करती है, जैसे कि मास्टर डिसाइड करता है कि किस नोड को कौन सा टास्क देना है। आगे समझ में, लोड बैलेंसिंग इंप्रूव होता है, जिसकी मास्टर लेटेस्ट स्टेटस के बेसिस पर काम असाइन करता है। सिस्टम रिलायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि सिस्टम अपने नोड्स के हेल्थ का ट्रैक करता रहता है। आगे समझ में, तो यही था इस चैप्टर के अंदर। पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, पूरे एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है। ये थोड़ा चैप्टर आपको बोर लग सकता है, पर एक बार भी देख लोगे तो भी आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।